जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये लास्ट नॉर्मल क्लास हम अपनी स्टार्ट कर रहे हैं और ये लास्ट नॉर्मल क्लास जो है ये छोटे छोटे कई पार्ट्स के ऊपर ये जो है वो बांटी गई होगी। ठीक है जी, इसको हम ABCDEFGH जहाँ तक हमारा काम नहीं होगा, मैं बेसिकली हर ब्रेक के बाद, वैसे तो बेटा साथ जल्दी हो जाए करें, अगली रो वाले जगह बना के रखें बेटा प्लीज़। वो ऐसे है कि मैंने फिज़िकल वाले बच्चों को आज और कल फुल डे बुलाया हुआ है, तो फुल डे मतलब 5-6 घंटे जितना भी हम पढ़ सके, तो हम हर ब्रेक पे इसको ब्रेक कर दिया करेंगे और इस A को B को फिर उसका C और D, इस तरह से मैं चेंज करता चला जाऊँगा। ठीक है ना। तो लास्ट नॉर्मल क्लास है असल में, इस वजह से कि इंट्रो प्लस R1 की इकट्ठी क्लास ही है। तो इंट्रो वाले कह रहे थे कि हमारा जी 116वां लेक्चर है, R1 वाले कह रहे थे हमारे 100 हुए हैं, तो मैंने कहा चलो जान छुड़ा लेते हैं, लास्ट नॉर्मल क्लास लिख लेते हैं। अभी इसके अंदर हम इकट्ठा ही सब कुछ पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है जी। प्लान कुछ इस तरह से रहेगा हमारा, टॉपिक वाइज मैं ये चीज़ें डिस्कस करूँगा। सबसे ज़्यादा टाइम हमारा 2 टॉपिक्स के ऊपर एक्सपेक्टेड है कि लगना है, सबसे ज़्यादा टाइम। एक रेशोज़ के ऊपर हमारा थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि थोड़ा सा एंड पे था तो चीज़ें कुछ इसके अंदर रहती हुई थी। ठीक है। और दूसरा ज़्यादा टाइम लगने वाली चीज़ जो है वो कल पे रखी हुई है, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि उसके अंदर मैंने उसके स्टैंडर्ड्स की कुछ बात करनी है, थ्योरेटिकली कुछ बात जो है वो करने वाली रहती है, वो कर लूँगा, और कोई क्वेश्चन एक आधा और एडिशनल करवाना हो तो वो करवा दूँगा। तो ये 2 चीज़ों पे ज़्यादा टाइम लगना है, बाकी सब चीज़ों पे सिर्फ उतना ही टाइम लगना है जितने हमारी चीज़ें जो छोटी छोटी रहती हैं हर टॉपिक के अंदर से। कोई MCQ डिस्कस होने वाला रह गया या कोई बच्चों का प्रॉब्लम होगा, कोई पास पेपर है, कुछ तरह की चीज़ जो है वो डिस्कस करते हुए हम आगे चलते जाएंगे। ठीक है जी। सबसे पहले अच्छा मैंने ना रेफ़र कर दिया है बुक का पेज नंबर। ठीक है, तो आप अपनी बुक्स के पेज नंबर्स ओपन करते जाएंगे। होपफुली आप दोनों ही वॉल्यूम्स लाए होंगे आज, क्योंकि ये वाली बात तो लास्ट नॉर्मल क्लास में तो सब कुछ ही हो सकता है ना। तो अब मैं किसी वक्त वॉल्यूम 2 से कोई चैप्टर कराने लग जाऊँगा, किसी वक्त वॉल्यूम 1 से कराने लग जाऊँगा। ठीक है ना। तो फ़िलहाल तो रेशोज़ का टॉपिक जो है वो ओपन कर लें, या इधर ले आएँ, आप लें, चलता रहे। रेशोज़ का टॉपिक ओपन करें और पेज 660, छोटी छोटी चीज़ें भी होंगी कुछ, ठीक है, उनको हमने देखते चले जाना है। भाई ये देखो, ये है असल में मेरा फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर आई थिंक ये स्प्रिंग 21 का है, मार्च का, और ये सितंबर 21 का है। इसमें अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं। तो सर को जो चीज़ चाहिए होगी, मेरे ख्याल में लेक्चर नोट चाहिए होंगे, तो वो यहाँ से मिल जाएगी, शायद कुछ ना कुछ मिल ही जाए। ठीक है। तो ये फोल्डर है मेन, इसमें से सर को देखें। जी कौन सा पेज बोला आपको? अच्छा प्लीज़ बेटा, मुझे आवाज़ आ रही है वैसे ही फजूल में। वैसे शायद, अच्छा देखें, एक बात होगी, ज़रा ध्यान से सुन लें। अभी हो सकता है कोई ऐसी बात आए जो FR1 में कर ली हो मैंने क्लास में और इंट्रो प्लस R1 में ना हुई हो सकता है ऐसी बात इंट्रो प्लस R1 की क्लास में जो हो चुकी हो, R1 में नहीं वो आ जाए। तो आपने ये नहीं कहना कि ये बात हो गई है। ठीक है, दोनों में से बेटा आगे आ जाए, दोनों में से किसी एक क्लास के अंदर भी जो बात नहीं हुई होगी वो दोबारा बात हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसको ये नहीं कहना जी हमारी क्लास में हो गया, ये एक अलग से एक बात चल रही हो जी, ये तो बात हमारी क्लास में होगी, दूसरा कहीं हमारी क्लास में नहीं हुई। बस जो बात मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ, किसी एक क्लास के अंदर मेरे जहन के मुताबिक कोई चीज़ रह गई थी तो वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई होगी। ठीक है ना। अच्छा जी, आवाज़ नहीं सही आ रही? मुझे तो सही आ रही है मेरी आवाज़। अब सही है? अच्छा, यूज़र्स एंड देयर नीड्स। देखें, रेशो एनालिसिस के अंदर कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो सवाल की रिक्वायरमेंट इस तरह से बना दे कि वो बैलेंस शीट दे दे, इनकम स्टेटमेंट दे दे, ठीक है, और यूँ कह दे कि जी अगर कोई इन्वेस्टर हो तो वो कौन सी रेशोज़ निकालेगा, वो रेशोज़ निकाल के इंटरप्रेट कर दें। अब आप मुंह उठा के बैठे ना, ठीक है ना। तो यूज़र्स कौन कौन से हो सकते हैं रेशोज़ के लिए? हमने कहा जी प्राइवेट या पोटेंशियल इन्वेस्टर कह सकते हैं इसको। ठीक है ना। पोटेंशियल एक्वायरर, पोटेंशियल इन्वेस्टर भी हो सकता है। प्राइवेट इन्वेस्टर,
इसको आप पोटेंशियल इन्वेस्टर भी कह सकते हैं, कि जो बंदा किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, वो कुछ रेशोज कैलकुलेट करेगा, उन रेशोज कैलकुलेट करके इंटरप्रिटेशन पढ़ी है ना हमने, डिसाइड करेगा कौन सी कंपनी बेटर है, ठीक है, तो जो है वो उसके अंदर इन्वेस्ट करेगा। अब अगर कोई इन्वेस्टर है तो आपके ख्याल में वो डेट इक्विटी रेशो में इंटरेस्टेड होगा ना? इन्वेस्टर का क्या काम डेट इक्विटी रेशो के साथ, ठीक है, इन्वेस्टर का काम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को कैलकुलेट करना। एक मिनट बैठ जाएगा। इन्वेस्टर जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैलकुलेट करेगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमने पढ़ी थी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, एसेट टर्नओवर, फिर परसेंटेज ग्रोथ इन सेल भी इसी के अंदर आ जाता था, उसके बाद जीपी, नेट प्रॉफिट और एक्सपेंसेस की रेशियोज। तो ये 7-8 रेशियोज जो बनती हैं ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं। नंबर्स के हिसाब से आप इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कहे और आपके ख्याल में वो 5-6 नंबर की ही बात कर रहा है तो फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट, जीपी और नेट प्रॉफिट रेशो, ये 4 निकाल देनी है आपने। अच्छा, अब अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करने जा रही है, इधर नहीं देखें, बात सुनते ना, फिर वहाँ पे तो लिखा ही हुआ है, अगर कोई पोटेंशियल एक्वायरर है, ठीक है, जैज़ वालों ने वारिद को एक्वायर करना था, तो जब एक्वायर करने जा रहे होंगे तो वो कौन कौन सी चीज़ों को देख रहे होंगे? नो डाउट वो प्रॉफिटेबिलिटी को भी देखेंगे, नो डाउट प्रॉफिटेबिलिटी को भी देखेंगे, लेकिन वो वर्किंग कैपिटल को भी देखेंगे कि ये ना हो, देखें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट थी ही क्या कि हमने अपने ऑपरेशंस को फाइनेंस करना होता है। कितना अरसा हमारा पैसा वर्किंग कैपिटल साइकिल में फंसता है, याद आ रही है बात? 15 दिन अगर वर्किंग कैपिटल साइकिल है तो इसका मतलब है कि हमारी जेब से पैसे निकल के वापस जेब में 15 दिन में आते हैं। 100 दिन अगर वर्किंग कैपिटल साइकिल है तो हमारी जेब में पैसे 100 दिन के बाद वापस आते हैं। तो ये 100 दिन के लिए हमें पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अब वर्किंग कैपिटल रेशो भी एक्वायरर देख रहा होगा कि यार इस कंपनी को खरीद लूं तो ये ना हो इसकी वर्किंग कैपिटल में मुझे बहुत सारे पैसे बहुत ज़्यादा देर फंसाने पड़े। जो कंपनी को एक्वायर करने जा रहा हूँ इसका वर्किंग कैपिटल कैसा है, ठीक है। तो पोटेंशियल एक्वायरर जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को भी देख रहा होता है और वर्किंग कैपिटल की एफिशिएंसी रेशियोज को भी देख रहा होता है, एफिशिएंट है या नहीं है इनकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मुसीबत तो नहीं पड़ जाएगी इसको खरीदने के बाद, ठीक है। और बैंक या पोटेंशियल लेंडर, बैंक के अलावा भी लेंडर हो सकते हैं ना जी, ठीक है, कोई और लोन दे दे, वो किसको देख रहा होगा? तो लिक्विडिटी रेशियो को देख रहा होगा, गियरिंग रेशियो को देख रहा होगा। इसके अंदर आप ऐड कर लें अपने साथ लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है जी? कोई क्रेडिटर होगा, कोई उधार शॉर्ट टर्म के लिए देने लगेगा तो वो करंट रेशियो देख लेगा कि यार इनके हालात कैसे हैं, इनको 1 रुपया ऑलरेडी जो इनके ऊपर लाइबिलिटी है इसके पे करने के लिए इनके पास करंट एसेट्स कितने हैं, ठीक है ना। तो वो करंट रेशियो को देख रहे होगा, क्विक रेशियो को देख रहा होगा, ठीक है। और बैंक जो है वो डेट इक्विटी रेशियो को देख रहा होगा, डेट इक्विटी के साथ साथ वो इंटरेस्ट कवर को भी देख रहा होता है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट कवर, लिक्विडिटी रेशियोज, इंटरेस्ट कवर रेशियोज एंड गियरिंग रेशियोज आप कर सकते हैं, आगे ऐड कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह से सवाल पूछ ले वो, ठीक है ना, पता होगी कौन सा यूज़र उसकी क्या नीड है, ठीक है जी भाई। टैक्स के तो मेरे पास नहीं है, नहीं टैक्स के पास है, FIR 2 के हैं जी बेटा। वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी के अंदर लिक्विडिटी रेशियोज तो देख लेंगे, वो भी उसके अंदर कवर हो ही जाता है, ठीक है ना। आपने जब वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है तो आप साथ के साथ वो लिक्विडिटी रेशो को बता ही रहे होते हैं, लिक्विडिटी भी आप बता ही रहे होते हैं कितने के जी डेटर डेज इतने हैं, इनकी इन्वेंट्री डेज ज़्यादा हैं, तो अलग से लिखने की खास ज़रूरत नहीं है, लिख भी दें तो कोई मसला नहीं, नंबर्स के हिसाब से थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, नंबर 1 पॉइंट हो गया ये ना, मैं आपको फिर हैंड आउट दे दूंगा हार्ड फॉर्म के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, वैसे तो हमने डेट इक्विटी रेशो का फार्मूला पढ़ा था, डेट ओवर इक्विटी प्लस डेट, और मैंने कहा था कि अगर 50% से ज़्यादा हो जाए इसका आंसर तो कंपनी रिस्की है, क्योंकि वो मोर गियर्ड है, वो अपने पैसों से ज़्यादा दूसरों के पैसों पर रिलाय कर रही है, ठीक है। लेकिन इसी
रेशियो को कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला भी था, क्लासेस के दौरान बात की थी, ठीक है। वो हो सकता है ना कि वो खुद से ऐसा कह दे या किसी एमसीक्यू के अंदर ये वाली रिक्वायरमेंट पूछ ले, तो पता तो होना चाहिए, ठीक है। तो डेट इक्विटी रेशियो का अल्टरनेटिव फॉर्मूला ये भी है कि आप डेट ओवर इक्विटी कर दें, लेकिन अब डेट ओवर इक्विटी जब करेंगे ना तो फिर रिस्की होगी तब जब 100% से ऊपर जा रही है। सादा सी बात है, ठीक है। आजमा लेते हैं ज़रा, सफ़ा नंबर 672 पे हम तशरीफ़ ले आएँ, अगर फॉर्मूला देख लें एक बार। जी, ये फार्मूला जो था बी फार्मूला, ये तो हमने किया था क्लास के अंदर, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म लोन ओवर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। और हमने कहा था कि जी अगर इस बी का आंसर बी इज अबव 50% कंपनी इज हाईली गियर्ड, मोर गियर्ड, ठीक है। अब अगर हम लॉन्ग टर्म लोन ओवर इक्विटी कर दें सिर्फ, ठीक है, तो भी सादा सी बात है। देखो ना, मिसाल से समझ लेते हैं, बल्कि मिसाल क्या, हमारे सवाल के अंदर ही ये डेट इक्विटी रेशियो हमने निकाली हुई है। जहाँ पे हमने डेट इक्विटी रेशियो निकाली थी, मुझे वो वाली जगह मिल गई। ये डेट इक्विटी रेशियो हमने निकाली थी डेट ओवर इक्विटी प्लस डेट करके, ठीक है। अगर यही काम मैं इस तरह से कर लूं कि 3000 डिवाइडेड बाय 7100, जैसे 7100 क्या है जी, टोटल मार्क्स हैं और ये आपके मार्क्स जो आए हैं, ठीक है ना, जिसमें आप 50% से ऊपर जाते हैं तो पास होते हैं। बात समझ आ रही है ना। 100 में से 50 नंबर, फिर तो आप देख रहे हो ना कि एक तरफ 100 पड़ा है, दूसरी तरफ 50 पड़ा हुआ है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो फिर ये कोई हाफ तो नहीं ना बन जाएगा कि 50% से ऊपर आप इसको रिस्की कह दें, ठीक है ना। अगर डेट ओवर इक्विटी करते हैं, किधर गए, डेट ओवर इक्विटी सिर्फ करते हैं आप, डेट ओवर इक्विटी, अब इसका आंसर क्या आ रहा है वैसे बताओ, कितना जी, 42। अब ये 42% बन रहा है और दूसरी कंपनी का पता नहीं अब कितना बनेगा, मेरे सामने उसका डाटा नहीं है, अगर आप मुझे बता दें तो। 70%। अगेन को अल्टरनेटिव फॉर्मूला है ना, डिसीजन तो नहीं बदल जाना। दोनों ही हाईली गियर्ड नहीं थी। 30% और 41% का मतलब क्या था, दोनों ही 50% से कम रिलाय कर रही थी दूसरों के डेट पे। अगर आप दूसरी रेशियो निकालोगे तो 42% या 70% होने का मतलब ये नहीं हो जाएगा फिर कि ये हाईली गियर्ड हो गई हैं। अगर आप डेट ओवर इक्विटी करेंगे तो फिर हाईली गियर्ड तब होगी कंपनी जब 100% से ऊपर आंसर आ जाए। क्या मतलब, देखो ना, डेट ओवर इक्विटी है, इधर 100 तो इधर 80। अब हम कहेंगे कि इक्विटी ज्यादा, डेट ज्यादा है इक्विटी से, तो 100% से ऊपर जब तक रेशो नहीं जाएगी ये हाईली गियर्ड नहीं होगी, ठीक है ना। ये बात बस ज़हन में रख लेना, फॉर्मूला यही यूज करना, ज़्यादा लॉजिकल है जो हमने किया था, ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, ज़्यादा अच्छा बंदे को क्विकली समझ में आ जाता है। लेकिन पता होना चाहिए कि अल्टरनेटिव तरीका भी मौजूद है ये डेट इक्विटी रेशो निकालने का, ठीक है। ओके, अच्छा जी, पेज 677 ऑफ बुक्स जरा ओपन करें। कौन सा पेज था, 77, मैं 67 पे बैठा हुआ। जी क्या हेडिंग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देखें जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है ना, वो 3 तरह का होता है। आज मजे की बात बताऊं, एक रेशो एनालिसिस है। रेशो ने क्या किया था, रेशो ने बताया था इस साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इस साल का एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, इस साल का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इतना है, ठीक है। हमने जो पिछले साल से उसको कंपेयर करने का सोचा था, तो ये वो रेशो एनालिसिस नहीं था, ये वो वर्टिकल एनालिसिस था। पिछले साल से इस साल तक इतना इंक्रीज आया, इतना डिक्रीज। बात समझ रहे हो, रेशो तो नहीं ना। ये कौन सी रेशो थी, ये कौन सी रेशो थी, मैंने पिछले साल से कंपेयर किया इस साल की जीपी रेशो को,
जीपी रेशो तो जीपी रेशो, इस साल की जीपी रेशो, पिछले साल की जीपी रेशो। रेशो तो क्या थी? जीपी ओवर सेल। ठीक है, अब मैंने कहा इस साल की जीपी रेशो पिछले साल की जीपी रेशो की निस्बत बढ़ गई है या कम हो गई है, तो ये रेशो एनालिसिस नहीं था। हाँ, रेशो एनालिसिस ही है एक तरह का, लेकिन इसको रेशो का फॉर्मूला कोई नहीं था इसके लिए इसको हम कहते हैं, ये हमने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किया। क्या किया? मैं पहले वर्टिकल बोल गया, माजरत। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किया हमने, पिछले साल की निस्बत, उससे पिछले साल की निस्बत। तो हम किस तरह से चल रहे हैं? हम यूं कह रहे हैं जी 2019 में हम खड़े हैं, और 2019 में मिसाल के तौर पे जी फलां रेशो आई है, 2018 के मुकाबले में ये इतनी कम हो गई है या इतनी बढ़ गई है। बात समझ रहे हो? तो हमने क्या किया, हम ओवर द ईयर्स चले, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया था जब हमने परसेंटेज ग्रोथ इन सेल्स निकाली थी। मैंने आपको कहा था इसका फॉर्मूला होता है कि आप चेंज लो, चेंज फ्रॉम प्रीवियस ईयर ही लोगे ना, चेंज फ्रॉम प्रीवियस ईयर को डिवाइड कर दो प्रीवियस ईयर से ही, प्रीवियस ईयर की अमाउंट से, ठीक है, इनटू 100 कर दो, तो आपका परसेंटेज ग्रोथ या डिक्लाइन इन सेल आ जाएगा। ये फॉर्मूला सेल के लिए सीखा था, कहीं भी लग सकता है, ये बड़े काम की चीज है। आप रेशो एनालिसिस कर रहे हैं, आपको जीपी रेशो निकालने का कहा गया, उन्होंने कहा जी जीपी रेशो निकाल दो। पिछले साल की उन्होंने रेशो दी हुई थी, ठीक है, आपने इस साल जीपी रेशो निकाली। अब नजर आ रहा है मिसाल के तौर पे कि जी 25% इस साल की जीपी रेशो है, 30% पिछले साल की जीपी रेशो थी, ठीक है, ये 2015 था मिसाल के तौर पे, ये 2016 है। अब आपने यूं नहीं कहना कि जीपी रेशो जो है वो 5% डिक्रीज हो गई है, ये गलत बात होगी। आप देखो 5% कैसे निकला, 30 माइनस 25 करके डिवाइडेड बाय 30, 5 ओवर 30 कर दो, मत लगाओ परसेंटेज, कंफ्यूज हो रहे हो तो ये लो। ओहो जी, 5 ओवर 30 इंटू 100 कितना बनता है? 16 पॉइंट। अब बात समझ आई? ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, ठीक है। तो ये आप सारे रेशियो एनालिसिस के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हैं, सारे रेशियो एनालिसिस के अंदर, ठीक है। इसका फॉर्मूला किताब के अंदर भी लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला देखें, थोड़ा सा बेस ईयर पीछे आ गया बाहर। क्या है ये फॉर्मूला? अमाउंट इन कंपैरिजन ईयर माइनस अमाउंट इन बेस ईयर, अमाउंट इन कंपैरिजन ईयर कितनी थी? अमाउंट इन कंपैरिजन जो 25 साल थी, माइनस अमाउंट इन बेस ईयर 30 था, हमने 5 लिखा, डिवाइडेड बाय बेस ईयर किया 30, इंटू 100 किया, तो हमारे पास क्या आ गया? परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ठीक है। ये आपने रेशियो एनालिसिस में यूज करना है, बाकी कोई इतनी बड़ी ये कोई साइंस नहीं है कि यहाँ पर जो है वो पता नहीं किस मुश्किल में पड़ गए हैं। अगर आप देखें तो उन्होंने भी, आईकेप ने भी कितनी को बात की हुई थी। पहले तो ये बात सिर्फ ये बात पहले हाईलाइट कर लें बस। देखें जरा कौन सा बेहतर लग रहा है आमिर भाई? यही बेहतर है आमिर भाई, देख लें जरा। मैं सिनेमा करता हूँ तुम्हारे लिए, यही सही है। ये कैसे बंद होगा? अच्छा ऐसे बंद। अच्छा जी, बस ये पहली लाइन अंडरलाइन करें। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या है जी? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज यूज्ड टू कंपेयर हिस्टोरिकल डाटा सच एज रेशोज और लाइन आइटम्स। क्या मतलब? इनकम स्टेटमेंट के लाइन आइटम्स क्या हैं? सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, ये लाइन आइटम्स है ना। वो कह रहा है या तो रेशो को कंपेयर, मैंने अभी जीपी रेशो कंपेयर करके दिखाया आपको हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कॉस्ट ऑफ सेल पिछले साल की और इस साल की कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर डिफरेंस, जैसे मैंने परसेंटेज ग्रोथ निकाल के दी थी, आपने क्या करना, आपने पिछले साल कॉस्ट ऑफ सेल जी 250 रुपए थी, इस साल कॉस्ट ऑफ सेल 300 रुपए हो गई, 50 रुपए से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई, तो 50/250 परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल निकल आएगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस यूज करते हैं हम टू कंपेयर हिस्टोरिकल डाटा
सच एज रेशो। हिस्टोरिकल डेटा मतलब क्या है, आज की रेशो और उससे पिछली रेशो ये थी, ये आज की कॉस्ट ऑफ सेल, पिछली कॉस्ट ऑफ सेल ये थी, आज का एडमिन एक्सपेंस, पिछले साल का एडमिन एक्सपेंस ये था। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकाल लेते हैं हम, बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, फॉर्मूला हमारे पास आ गया। चेंज पकड़ो, डिवाइड करो बेस ईयर से, ऐसे सिखाया था, इनटू 100 करो, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। डायरेक्ट नहीं करना, वो गलत है। अभी देखो 5% आप कह रहे थे डिक्रीज हुआ, हालांकि 5% नहीं हुआ था। हमें इसको हॉरिजॉन्टली एनालाइज करना हो तो हमें इस फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेटर में करो फटाफट, कोई मसला नहीं, कहीं प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, लिखते हुए बस लिख दो कि ये इतने 16% जी डिक्रीज आया या इंक्रीज आया। क्लियर है? तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस यूज्ड टू कंपेयर हिस्टोरिकल डाटा सच एज रेशियोज और लाइन आइटम्स ओवर नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स। बस इतनी सी बात याद रखनी है। दूसरी चीज इसका फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, वैसे ही आपको याद था। और ये एग्जाम्पल एक दफा सिर्फ देख लेनी है। कैलकुलेटर्स हाथ में करें, कैलकुलेटर्स हाथ में करें। ये देखें 2017 की सेल्स हैं 75,200, 2018 में सेल्स हो गई हैं 86,320। तो बताओ दोनों का डिफरेंस कितना है? 11120। चेक करो, सबका यही आंसर आ रहा है, 86,320 माइनस 75,200, ये आ गया। ये क्या है जी? डिफरेंस। ये क्या है? डिफरेंस। डिवाइड करेंगे इसको बेस ईयर, बेस ईयर पिछला साल कौन सा है? 2017 है। 75,200 इंटू 100, आंसर क्या आया? अब हम क्या कहेंगे? ऊपर लिखा हुआ परसेंटेज चेंज। अब हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो हम यूं कहेंगे कि सेल्स ऑफ 18 हैव इंक्रीज्ड बाय 14.79% ओवर द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ये ज़बानी कैलकुलेशन शो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो तो आप एक लाइन इसकी डाल सकते हैं कैलकुलेटर के ऊपर ही, सिर्फ कैलकुलेट ही करना है। इंडस्ट्री के साथ उसने कंपैरिजन कह दिया, आपकी रेशियो है 15%, इंडस्ट्री की है 12%, आप 3% को इसी तरह से फॉर्मूला के अंदर रख लें, ठीक है, और बता दें इंडस्ट्री से इतने % कम है। ठीक है, बहरहाल वो ज़रा फिर भी थोड़ा इतना यूज़ होने वाली बात नहीं, ये सबसे ज़्यादा आसानी से यूज़ हो सकता है। आप दो कंपनीज का कंपैरिजन कर रहे हैं या आप जो है वो ओवर द ईयर्स कर रहे हैं, ओवर द ईयर्स कंपैरिजन करते हुए ना, ये सबसे यूज़फुल चीज़ है। अगर आपको 2 साल कंपेयर करने पड़ जाए अपने, तो आप लाजमी ये वाली एक लाइन लिख दिया कीजिएगा हर रेशियो के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर हर एक आइटम इसी तरह से आपने हॉरिजॉन्टली एनालाइज किया हुआ है। 17 से 18 की तरफ आते हुए कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं, कुछ कम हो रही हैं, देखते जाएं। बढ़ने या कम होने वाली फिगर को उठाते हैं, डिवाइड करते हैं बेस ईयर से, और परसेंटेज के अंदर आंसर निकलता आता है। इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं थी, आपने देख लिया। ठीक है, तो याद रखने वाली बात सिर्फ क्या है, होता क्या है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात एक लाइन थी, वो हमने अंडरलाइन कर ली। फॉर्मूला क्या है, ताकि कहीं यूज़ करना पड़े तो इसको यूज़ कर लें। और एक बार इस एग्जाम्पल को आपने देख लिया, मेरे साथ ही देख लिया, तो मोर देन एनफ है, क्योंकि यूज़ करना तो आ गया। ठीक है, यहाँ तक को मसला। एक और चीज़ थी, वो वर्टिकल एनालिसिस था। क्या था जी? हमने कहा जी जीपी रेशो क्या है, सेल के कितने % है ग्रॉस प्रॉफिट, सेल के कितने % है नेट प्रॉफिट, सेल के कितने % है कॉस्ट ऑफ सेल, सेल के कितने % है सेलिंग एक्सपेंस, सेल के कितने % है एडमिन एक्सपेंस। ये वर्टिकल एनालिसिस हो रहा था। ठीक है, वर्टिकली एनालाइज कर रहे थे। सेल ऊपर पड़ी है, नीचे जीपी पड़ा है, जीपी सेल का। सब मेरी तरफ देखें, कोई किसी के पीछे, किसी के सर के पीछे छुपा हुआ को नजर आया ना, फिर देखना, आई कांटेक्ट किसी का मिस ना हो। टॉप पे सेल पड़ी है, ठीक है, जीपी नीचे पड़ा है, जीपी सेल का इतने % है वर्टिकल, नेट प्रॉफिट सेल का इतने % है, कॉस्ट ऑफ सेल सेल का इतने % है। ये वर्टिकल एनालिसिस है। ये वर्टिकल एनालिसिस बैलेंस शीट के अंदर भी हो जाता है, बैलेंस शीट के अंदर भी करते हैं। वो कैसे होगा, नॉन करंट एसेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स, करंट एसेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स। बैलेंस शीट के अंदर दो साइड होती है ना, एक एसेट्स इक्वल इक्विटी प्लस लायबिलिटी, इक्विटी के अंदर आए शेयर कैपिटल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इक्विटी प्लस लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इक्विटी प्लस लायबिलिटी। इस एग्जांपल के अंदर भी आपको नजर आता है, दिखाता हूं। मुश्किल काम नहीं, बिल्कुल आसान है, पता होना चाहिए था एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि होता क्या है। ठीक है, तो वर्टिकल एनालिसिस क्या है, देखें जी, ये लाइन अंडरलाइन कर लें। लाइन आइटम्स ऑन एन इनकम स्टेटमेंट कैन बी स्टेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस सेल, while line items on a balance sheet can be stated as a percentage of total assets or liabilities.
बस बात भी समझ आ गई, जुमला भी अंडरलाइन कर लिया। एग्जाम्पल में देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। वो ये बात कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं जी ये आपकी बैलेंस शीट है। मैं पहले टोटल एसेट्स की बात कर लूं, मिसाल के तौर पे उन्होंने कोई 17 ले लें, चलें 18 ले लें। 2018 के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितना नजर आ रहा है? 15,000। एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स कितना कहेंगे आप? जो कहते हैं ना जी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जो पीपीई हैं वो टोटल एसेट्स का इतने परसेंट है, कहीं बोलना पड़ जाए तो वर्टिकल एनालिसिस को कहते हैं। अब जरा चेक करो, 15,000 पीपीई है डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स 35,440 है, इंटू 100 करो, 42% है पीपीई टोटल एसेट्स का। कोई भी एक उठा लो, ट्रेड डेट्स 2500 डिवाइडेड बाय 35,440 इंटू 100 करो, 2500, 7%। हम कहेंगे जी डेटर्स जो हैं वो टोटल एसेट का सिर्फ 7% है इनके। ये क्या हो रहा है? देखो लाइन कैसे लगी हुई, वर्टिकल एनालिसिस। यहां पे लाइन कैसे लगी हुई थी? हॉरिजॉन्टली लगी हुई थी। हम इस तरह से टेस्ट कर रहे थे, देख रहे थे 17 से 18 तक आते हुए इतना इंक्रीज या डिक्रीज आया। यहां पे कह रहे हैं हम कि जी 15 जो है वो 35 का इतने परसेंट है, तो वर्टिकल एनालिसिस। किसी भी आइटम को आपने एसेट साइड वाले को टोटल एसेट से ही करोगे ना, ये तो नहीं कि लायबिलिटी वाली साइड से। बहरहाल होती दोनों बराबर ही हैं, लेकिन वैसे बता रहा हूं कोई भी एक आइटम एसेट साइड का टोटल एसेट से आपने कंपेयर कर लिया, इतने परसेंट है जी ये टोटल एसेट्स का, वर्टिकल एनालिसिस है। इक्विटी को पकड़ लो, 1000 है शेयर कैपिटल। इक्विटी में सिर्फ शेयर कैपिटल पकड़ो, 1000 है, 1000 डिवाइड बाय 35,440, 2.8% है। हम कहेंगे जी शेयर कैपिटल जो है वो टोटल इक्विटी प्लस लायबिलिटी का सिर्फ 2.8% है। सही है, इसे क्या कहते हैं? वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है, बस इतनी सी बात ही करनी थी। ये देखो इनकम स्टेटमेंट भी वर्टिकल एनालिसिस हुआ पड़ा है। सेल्स, उन्होंने कहा जी सेल्स जो 100 है ना, ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ सेल 44 है और सेल 86 है, अपनी जीपी रेशियो निकालो, कॉस्ट ऑफ सेल ओवर नेट, कॉस्ट ऑफ सेल रेशियो निकालो, वही रेशियो निकली पड़ी है। निकालो जरा, जीपी कितना है? 41702 डिवाइडेड बाय 86320 करो। नहीं 41702 कह रहा हूं यार, 41702 डिवाइडेड बाय 86320, जीपी रेशियो है 48%। क्या कहा था इसको? हमने कहा था कि जी ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल्स का 48% है, यानी 100 रुपए अगर सेल होगी तो उसमें 48 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट होगा, तो फिर 52 रुपए की कॉस्ट ऑफ सेल होगी ना, ये भी ऐसे ही परसेंटेज है। तो हर एक आइटम की वर्टिकली हमने परसेंटेज निकाली हुई है। किससे कंपेयर करना है? सेल से। कॉस्ट ऑफ सेल को सेल से कंपेयर किया, जीपी को सेल से कंपेयर किया, एडमिन, सेलिंग, सब चीजें जो हैं वो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल गिवन है। ठीक है ना, सारी चीजें ऐसे वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए था। सही है। अच्छा, अब इस जैसा एक सवाल भी देख लें। प्रैक्टिस सेट 6 निकालें, पेज 683 ऑफ बुक्स पे। कौन सा सफ़ा बताया मैंने? 6 जी 683। रिक्वायरमेंट देखें इसकी, मैं बी रिक्वायरमेंट असल में करवाना चाह रहा हूं आपको इसकी, क्योंकि ए रिक्वायरमेंट में क्या है, आपको कोई मसला ही नहीं है, आपने रेशियोज कैलकुलेट करनी है। क्या मसला है आपको? रेशियोज कैलकुलेट करना आपके लिए कोई मसला नहीं है। पेज 684 पे रिक्वायरमेंट बी जरा पढ़ें। यूज द, नजर आ रहा है, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन एंड द रेशियोज you calculated in part A to comment on performance of accounts। अच्छा, वो नाम है इसका बिजनेस का। अब ये परसेंटेजेस एकम्स की गिवन है, ठीक है, 2006 की। इंडस्ट्री की भी गिवन है, ठीक है। अब 2007 की आपने यही रेशियोज खुद कैलकुलेट करनी थी, ये रिक्वायरमेंट थी आपकी, ये कैलकुलेट फॉलोइंग रेशियोज फॉर द ईयर 31 मई 2007। तो ये रेशियोज आपने खुद निकालनी थी। ज़रा सोल्यूशन से मुझे देख के बता दें क्या रेशियोज हैं, ताकि मैं ज़रा वो जल्दी से बता दूं आपको कि सीखना क्या था हमने। 2007 में
ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या निकली है, सिंपल है ना, इसलिए कैलकुलेट नहीं करवा रहा, कैलकुलेट करने की जरूरत है, जीपी रेशियो कर लोगे ना तो सिंपल काम। बताओ कितनी आई, 25.3%। और उसकी अगली रेशियो कौन सी है, एक मिनट, है कौन सी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 13 पॉइंट। फिर है जी करंट रेशियो 1.3:1 होगा ना। और एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो 0.36, ओ कीर गिर गई है। फिर 30। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैं इसकी बात करना चाहूँ तो बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितना है, परसेंटेजेस है ना, ये डिफरेंस कितना है, 34.7 माइनस 25.3, कितना डिफरेंस है। अब 9.4 आपने नहीं कह देना जीपी रेशियो डिक्रीज हो गई है 9.4 से, बल्कि आपने कहना है 9.4 डिवाइडेड बाय 34.7 इंटू 100 कितना आता है, ये 27% ही लिख दो ना, 20। अब आप इंटरप्रिटेशन करते हुए क्या लिखोगे, आप कहोगे जी कि जीपी रेशियो एकम्स की 2006 की निस्बत 27% कम हुई है, ठीक है। और यही काम आप इंडस्ट्री के लिए भी कर सकते हो। इंडस्ट्री का 30 है, 30 माइनस 25.53 कितना आता है, 4.7 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, आंसर इज, यार राउंड ही कर दिया करो, 16%। अब आपने ये बात इस तरह से कर देनी, क्योंकि आपको कंपैरिजन करने के लिए कहा गया है प्रीवियस ईयर के साथ और इंडस्ट्री एवरेज के साथ। तो आप कितनी को देर लगेगी कैलकुलेटर पे ये काम करते हुए करें कैलकुलेट, और फिर 27% डिक्रीज हुई है जी जीपी रेशो, और ये इंडस्ट्री से 16% हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो फॉर्मूला लगा के फिगर निकाला करेंगे हम, ठीक है। ज़रा सोल्यूशन के ऊपर नज़र डालें, ऐसी ही बातें लिखी हुई हैं। सोल्यूशन कौन से सफ़े पे है, 694। ये देखें, कमेंट्स जब करने की बारी आई, जीपी रेशियो परसेंटेज हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर बाय 27%, दिस माइट इंडिकेट इंक्रीज कंपटीशन। बाकी बातें आपको पता है, एक छोटी सी बात बीच में से ऐड की है आपके, ताकि ज्यादा टाइम भी ना लगे, लेकिन एक काम की बात आपको पता लग जाए, ठीक है ना। बाकी बातें पढ़ के देखें। दिस माइट बी ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन इन मार्केट एंड दैट सेलिंग प्राइसेस हैव बीन डिस्काउंटेड। हमने ये बात की हुई थी, सेलिंग प्राइसेस कम करनी पड़ती हैं कभी कभी सेल बढ़ाने के लिए। अल्टरनेटिवली कॉस्ट ऑफ परचेज में हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, बात की हुई है। शॉर्ट इंटरप्रिटेशन जो अभी तक फाइनल नहीं हो सकी, क्योंकि मैं इन चीज़ों को ज़्यादा देख रहा था, तो इंशाल्लाह जब ये क्लास खत्म होगी तो उससे अगले दिन ही इंशाल्लाह आपको वो शॉर्ट इंटरप्रिटेशन मिल जाएंगी, ठीक है ना। उसके अंदर ये बातें सारी लिखी हुई थी, हमने भी ये क्लास के अंदर बातें लिखी हैं। द सिचुएशन इज पर्टिकुलरली वरिंग बिकॉज दिस रेशियो इज नाउ बिलो द इंडस्ट्री एवरेज बाय 15%। तो आपने क्या किया, बस वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को भी बीच में ही यूज कर लिया, ठीक है। ये बात समझ आई है, ओके। तो इस तरह से आपने ज़रा देख लेना है कि आप हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को कैसे यूज़ करेंगे। तो ये मैंने लिखा था, इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंटेजेस एक्सप्लेन यूजिंग जीपी रेशियो इन प्रैक्टिस सेट 6 एकम्स, ठीक है ना। एक के अंदर मैंने बता दिया, अब आप ये यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। ये एक लाइन लिखी हुई है, आप इससे परेशान तो नहीं होंगे ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस। तो आप समझ लग गई आपको, रेशियो वो जो हमने कैलकुलेट करना सीखी थी, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस यूज रेशियोज में ही कर रहे होते हैं, रेशियोज के साथ ही यूज कर रहे होते हैं, लेकिन दरअसल कोई रेशियो तो नहीं थी ना। ये आपने पिछले साल की निस्बत इस साल को कम या ज्यादा बताना है, तो ये कौन सी रेशियो थी, क्या ये जीपी रेशियो थी, या नेट प्रॉफिट रेशियो थी, या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थी, या डेट इक्विटी थी। रेशियो एनालिसिस वाली रेशियोज में नहीं थी, लेकिन एक एनालिसिस तो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ये भी, तो ये इस तरह से लिखा हुआ है, मैंने कहा इससे परेशान ना हो, ठीक है। समझ आ गई अब ये बात, अच्छा जी समझ आ गई है। ओए होए होए,
कह रहे हैं जी हम कि प्रैक्टिस सेट 7 का बी देखा जाए, क्या है उसमें पता नहीं। अब मैंने कल क्या देखा था, अरे वाह 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 वाह, वर्टिकल एनालिसिस ही है ये बी, वर्टिकल एनालिसिस ही है ये बी। क्या कह रहे हैं जी, आपको 7 क्वेश्चन के अंदर दिया गया इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट दे दी, ठीक है जी। उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कहा गया जी कुछ रेशियोज कैलकुलेट कर दो। ये पता नहीं किसी बच्चे ने सवाल किसी वक्त पूछा था शायद इस सवाल के अंदर, क्लास के अंदर ही, तो उस वक्त का लिखा हुआ है, इससे परेशान ना हो। आपको पता ही क्विक एसेट टेस्ट रेशियो क्या होती है, करंट एसेट से इन्वेंट्री और प्री पेमेंट्स को माइनस करते हैं, वो लिखा हुआ है, इससे परेशान ना हो, ये क्लासेस के दौरान लिखी हुई बात है। अच्छा, रिक्वायरमेंट बी, कन्वर्ट द इनकम स्टेटमेंट फिगर्स इनटू परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। कोई नहीं यार, वर्टिकल एनालिसिस करना है, बड़ा ही आसान काम है, मुश्किल कोई नहीं है। कैलकुलेटर उठाएं, ये तो 100% हो गया ना, सेल तो 100% हो, क्योंकि इसी की तो परसेंटेज ले रहे हैं, तो 100। अब 1000 डिवाइडेड बाय 1675, 59, नहीं नहीं, अब 59.7 ही करूंगा, अब लिख दिया मैंने। जीपी बताए 40.29 यार, अब ऊपर लिखा हुआ जो उसको कर लो ना। अच्छा, अब ये 40.3 वैसे भी निकल सकता है, आप 675 डिवाइड बाय 1675 करें, ठीक है ना। अब ये क्या कर रहे हैं, ये पड़े थे रुपीस, ठीक है, और ये हमने परसेंटेजेस सामने निकालने शुरू कर दिए, बस सिंपल करते जाओ आगे। नेक्स्ट है जी एडमिन एक्सपेंस, 250 डिवाइड बाय 1675, 14.9%, ऊपर परसेंट लिख दिया है। फिर सेलिंग एक्सपेंस है 225 बटा 1675, 13.4%। फिर जी कितना आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 11.9 कर लें। अब ये 11.9 वैसे भी डायरेक्ट निकल सकता था, अगर आप 200 डिवाइड बाय 1675 करें, करके देख लें, ठीक है। फिर 50 को करो जरा सेल की परसेंट, 2.9, तो नेट प्रॉफिट आ गया, नहीं 11.9 में से 2.9 माइनस हो तो हाँ, वो बता, ठीक है ना बेटा, जो फिगर लिख दिए ऊपर, अब उसको कर लो ना प्लीज कैलकुलेट जी। अब ये 9 वैसे भी निकल सकता है, 150 डिवाइड बाय 1675 करें, तो ये था कुछ, बहुत आसान बात है। लेकिन यही रिक्वायरमेंट पर्चे में आ जाती तो कहते पता नहीं ये काम तो हमने किया ही नहीं हुआ। हालांकि थोड़ी सी बात ही थी, तो बहरहाल मैंने इसको भी डिस्कस कर लिया आपसे, ठीक है जी। बस ठीक है, इसका सोल्यूशन मौजूद है किताब के अंदर, कर लीजिएगा। ये हैंड आउट मैं आपको दे दूंगा आज की क्लास के एंड पे, जितना आज वाला होगा ना, तो वो मैं प्रिंट निकाल के दे दूंगा, अगर थोड़ी देर आप एंड पे रुक सके तो उसको, बल्कि आखिरी क्लास शुरू होने से पहले जितना काम देखना है वही करवाना है ना, तो उससे पहले मैं कॉपी के लिए दे दूंगा, वो फिर आप ये ले जाइएगा। कल फिर जो बाकी से रह जाएंगी उसके ऊपर भी इस तरह से, ताकि आपको वो चेक रहे कि हमने आखिरी क्लास में कौन कौन सी चीज़ें, अगर को आप भूल भी जाते हैं तो, ठीक है जी। सब कुछ मिल जाएगा यार, एक दफ़ा क्लासेस खत्म होने तो मैं सारी चीज़ों का ही PDF बना के दे दूंगा, जो कुछ, कोई टेस्ट, कोई लेक्चर नोट, जो कुछ भी होगा PDF बना के दे दूंगा, जो मेरे पास है, जो मेरी चीज़ें हैं वो मैं दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, क्या मंसूर, अच्छा जी। प्रैक्टिस सेट 9 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने इस तरह से रेशियो एनालिसिस को देखा ही नहीं था जैसे प्रैक्टिस सेट 9 है, ठीक है। तो ज़रा देख लेते हैं अब क्या कहता है प्रैक्टिस सेट 9। कोई एक सवाल कर लेते हैं। देखो जी, आपके सामने फॉलोइंग आर द डेटा रिलेटेड टू ये लिमिटेड, ये लिमिटेड, ओके। ग्रॉस प्रॉफिट है 35,000, क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज्ड कंपेयर टू ओपनिंग स्टॉक 75, डिक्रीज बता दिया। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो रेट है 33%, स्टॉक टर्नओवर 3 टाइम्स, डेटर टर्नओवर 3 टाइम्स, क्रेडिटर टर्नओवर 5 टाइम्स। कैलकुलेट फॉलोइंग। आप फॉर्मूला पता है, सेल कौन सी रेशियो के अंदर इस्तेमाल होती है,
ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में भी इस्तेमाल होती है, और क्रेडिट सेल्स उसने नहीं कहा, ठीक है। क्रेडिट सेल्स कहता तो डेटर रेशियो के अंदर भी यूज़ हो सकती है। अब देखना ये है कि इसको सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल, ट्रेड डेट्स, ट्रेड क्रेडिटर, स्टॉक इन हैंड को आपको कैसे निकालना पड़ेगा। आपने सिंपली अपने फार्मूलाज को लिखना है, ठीक है ना। फार्मूला जीपी रेशियो का लिख के ट्राई करते हैं। जीपी रेशियो का फार्मूला होता है, जीपी परसेंटेज फार्मूला होता है जी ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स, ठीक है ना जी, हाँ वही, इंटू 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट सवाल में गिवन है 35,000, ठीक है जी। उसके बाद जीपी की परसेंटेज गिवन है 33% है, डिवाइडेड बाय सेल्स नहीं पता, इंटू 100 है। सॉल्व करो इस सिंपल, सेल्स कितनी आ गई 1060, बस देख लो, मुझे तो सही नहीं लग रहा। ग्रॉस प्रॉफिट 35,000 है तो सेल्स बेटा आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। आप 35 पूरा लिख लें, ये लें, ये लें। अब 35 मिलियन ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट 35 मिलियन है ना, तो फिर जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा सेल होनी है। मैंने 3 सिफर ही उड़ाए थे, तो आप भूल जाए ना उसको। मेरे पास कैलकुलेटर भी था, मैं ला कर, हाँ ना, तो बेटा सही बताए ना, 35,000, ये फिर वही काम शुरू है। कैसे यार फजूल लोग हैं आप। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, मुझे कैलकुलेटर दे दे, मैं खुद निकाल देता हूँ। 35,000 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करना है, इसको उधर ले जाना है। नहीं, अब रहने दें, रहने दें, अब मैं कर ही लेता हूँ। सॉल्व करूं, हद हो गई यार जी, बता दें बस। तो फिर गलत बताया ना आपने कॉमे। हाँ वैसे मुझे लिखने दें 1060, बस ठीक है, यूं बोले ना 10 मिलियन है। ये कैलकुलेशन का हाल है। अच्छा जी, चले इसमें से कोई एक चीज आप निकाल दें, ट्रेड डेटर्स निकाल दें जल्दी से मुझे, और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। वैसे ये प्लान नहीं था, लेकिन चले निकाल दें। ट्रेड डेटर्स निकालें, इसी तरह से निकालिएगा जैसे अभी सेल निकालिए, अपनी किताबों से देख लें। अच्छा भाई, इससे एक और बात ही पता चलती है कि अगर सवाल के अंदर सॉल्यूशन करते हुए फिगर्स ऐसे आ जाएं 33,333, तो इसका मतलब ये कतन नहीं होता कि आप सवाल गलत कर रहे हैं। एक बड़ा मसला पर्चे के अंदर बच्चों को आता है कैलकुलेशन की। अभी क्या आंसर आया डेटर्स का? डेटर्स का अभी तो कैलकुलेटर ही पता नहीं क्या बताता है। हाँ 318181। अब आप कहोगे यार मैं तो गलत ही कर रहा हूँ। भाई नहीं, आप अपने उसूलों के ऊपर पक्के रहें। आपने जो काम किया है, अगर सही फॉर्मूला लिखा है, सवाल से सही फिगर्स उठाई हैं, तो फिगर जो मर्जी आती रहे आपकी वजह से। ये नहीं सोचना फिर के जी ये जो पॉइंट्स में ये जो 33,333 आ रहे हैं, 67,667 आ रहा है, नहीं जी नहीं, ये तो मैंने कुछ गलत कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है।
हाँ 35 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, मतलब सही नहीं। अच्छा खैर ये फिगर अजीब सी थी, बहरहाल जो काम सिखाना था वो आपको सिखा दिया। कभी ऐसा हो, ये सुने प्लीज, अब इस तरह के सवाल रेशो के सवाल के अंदर थे, ये ज़रा मुश्किल ही है वैसे, क्योंकि रेशो के अंदर वो इंटरप्रिटेशन की ज़्यादा जोर करता है, लेकिन हो सकता है किसी एमसीक्यू के अंदर इस तरह का कोई एमसीक्यू आ जाए, इतना थोड़ा सा डाटा दे के 2-4 चीज़ें देकर आपसे वो रेशो कैलकुलेट करवा ले, वो कोई फिगर मिसिंग कैलकुलेट करवा ले, तो आपको करनी आनी चाहिए, ठीक है। असल काम तो अभी मैंने शुरू ही नहीं किया और आप लोग अभी से ऐसे हो गए हैं। अच्छा जी, विंडो ड्रेसिंग का नाम सुना हुआ है किसी एमसीक्यू में ना आ जाए? विंडो ड्रेसिंग, सर विंडो के आगे ड्रेसिंग करते हैं हम खड़े हो, पर्दा। विंडो ड्रेसिंग की बेटा सुन लें आप, मिसाल के तौर पे आपका एक रिसीवेबल है, ठीक है, 10 मिलियन का, वो आपका जानने वाला है, ठीक है। अब ये एंड आ गया, आपने से कहा यार अगर 10 मिलियन रिसीवेबल मेरे यूज़र्स ने देखा ना, तो वो कहेंगे कि यार तुमने अपने जानने वालों को इतना उधार दिया हुआ है, ठीक है। तुम ऐसा करो, अभी 31 दिसंबर आ गया है, तो तुम यूँ करो कोई 28-29 दिसंबर को इसमें से 8 को मिलियन मुझे दे दो, ठीक है, ताकि क्लोजिंग डेट पे 2 मिलियन तुम्हारा रिसीवेबल नज़र आए। और जैसे ही 2-3 जनवरी आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लोजिंग बैंक स्टेटमेंट वगैरह क्लोज हो जाएंगी, मैं ये पैसे तुम्हें वापस कर दूंगा, ठीक है। अब ये क्या किया उन्होंने, इसे कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। इन्होंने अपने मतलब के हिसाब से काम ऐसा किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनके हिसाब से फेवरेबल हो जाएं। ये तो एक एग्जांपल थी, किताब के अंदर इसी तरह की 2-3 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, बड़े सिंपल तरीके में यही बात लिखी हुई है। पेज 681 के ऊपर आए। जी, विंडो ड्रेसिंग क्या है? वन शुड ऑल्सो बी केयरफुल ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस लाइक विंडो ड्रेसिंग। कोई जरूरत नहीं थी वैसे यहाँ पे उसको, बाल एक बात है, चलें कभी लिखनी पड़ जाती है, किसी एमसीक्यू में आ जाती है, तो पता होना चाहिए है क्या, ठीक है। वन शुड ऑल्सो, ये रेशियो एनालिसिस में हम कह रहे हैं कि रेशियो एनालिसिस करने वालों ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो तो हम पहले ही लिमिटेशन में बता चुके हैं कि रेशियोज उतनी ही ठीक है जितनी कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सही है जहाँ से वो हम डिराइव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल एक मसला ये होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, वन शुड ऑल्सो बी केयरफुल ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस लाइक विंडो ड्रेसिंग व्हाइल इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। विंडो ड्रेसिंग है क्या आप बता रहे हैं? विंडो ड्रेसिंग इज द adaptation of rules and practices to present financial situation in a way that business situation appears better than actually it is, ठीक है ना, कि आपने ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट किया, ठीक है, कि जिस तरह से असल में कहानी है वो उससे ज़रा बेटर नजर आई, ठीक है। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा डिले इन पेइंग सप्लायर्स, क्यों जी, क्यों कैश हायर नजर आएगा, कहेंगे बड़े कैश बैलेंस पड़ा हुआ है, थोड़ा डिले कर दी उनकी पेमेंट, उन्होंने कहा यार कर देंगे, आपको पेमेंट कर देंगे, ठीक है। फिर यूजिंग लोअर एस्टीमेट फॉर डाउटफुल डेट, जो है वो एक एस्टीमेट ही है ना, ठीक है। अब पता है आसपास वाले कह रहे हैं 10% नहीं मिलेंगे, हमने कहा छोड़ो यार, इससे तो हम जब ये प्रोविजन 10% रिकॉर्ड कर ली तो इसकी तो एंट्री होती है बैड एक्सपेंस, डेबिट, प्रोविजन, क्रेडिट। बैड एक्सपेंस तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, तो प्रॉफिट को कम कर देगा, और उधर प्रोविजन बढ़ जाएगी, वो डेटर को कम कर देगा। क्यों ना इसको 5% कर दें, इससे तो फिर 2 फायदे होंगे, एक तरफ एक्सपेंस कम बनेगा तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, दूसरी तरफ प्रोविजन कम होगी तो डेटर्स नेट में ज्यादा अमाउंट पे नजर आएंगे, ठीक है। तो यूजिंग लोअर एस्टीमेट और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, ये भी क्या है, ये सम वेज की बात हो रही है। वो कह रहे हैं जी कुछ तरीके आपको सिखाए जा रहे हैं, ठीक है जी, कुछ तरीके आपको सिखाए नहीं जा रहे, कहा जा रहा है कि ऐसे तरीके हों तो आपने उनको पकड़ना है जाकर, ठीक है ना, आप तो ऑडिटर होंगे ना। कैपिटलाइज स्मॉलर एक्सपेंडिचर्स, क्या मतलब, छोटे छोटे एक्सपेंस हैं, अब छोटी अमाउंट मटेरियल भी ना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट करनी चाहिए। वो कह रहे हैं जिन्हें भी कैपिटलाइज किए जा रहे हैं, उससे भी 2 फायदे हो रहे हैं, एक तो एक्सपेंस नहीं बन रहा, दूसरा एसेट ज़्यादा हो रहा है।
हमने कहा यार मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, कोई चीज़ है फिक्स एसेट में, हम हर स्टेपलर भी लिया तो उसको भी हमने नॉन करंट एसेट है जी, है तो नॉन करंट एसेट ही 2-3 साल पड़ा रहता है, कई साल फायदा देता है, ठीक है। तो स्टेपलर को भी क्या आप नॉन करंट एसेट में, आपके पीपी के नोट के अंदर स्टेपलर भी आ रहा हो, अब वो मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट भी तो कोई चीज़ है ना, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो वो क्या कर रहे होंगे, विंडो ड्रेसिंग करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स बताई गई हैं, ठीक है ना। उसके बाद जी, ऑफर कस्टमर एन अर्ली शिपमेंट डिस्काउंट। क्या मतलब, उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है, हमने कहा यार फटाफट मंगवा लो चीजें, फटाफट आपको डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है। क्यों जी, क्यों, रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो कल को देखो ना, विंडो ड्रेसिंग क्या है, फ्यूचर की चीज को कभी इधर ले आए, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमारे उस रिश्तेदार ने, उस जानने वाले ने पैसे ईयर एंड के बाद देने थे, हमने वो रिसीविंग इस दफ़ा डलवा ली, ठीक है, ताकि ज़रा इस दफ़ा हालात बेहतर नज़र आए, ठीक है ना, कैश बेहतर नज़र आए, डेटर कम नज़र आए, और बाद में फिर रिवर्स भी अक्सर कर देते होते हैं। तो यही विंडो ड्रेसिंग की एग्जाम्पल है जी। हाँ जी, तो करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, छोड़ें इस बात को। बहरहाल ये बात है, वो कहते हैं पैसे मत निकालो, सही कह रहा है ना, वो कहते हैं यार क्यों, वो जी क्लोजिंग हो रही है, क्लोजिंग हो रही है, हर बैंक को ये टेंशन पड़ी होती है, क्लोजिंग हो रही है जी, क्लोजिंग हो रही है, क्या मतलब, वो एक रिक्वायरमेंट, उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट, उन्होंने उतने वो फ़ोन आ रहे होते हैं जनाब, हर बंदे को फ़ोन आ रहा होगा बैंक में, वो जी वो पैसे निकाले ना जी, वो पैसे पड़े हैं, स्लो कर देंगे, वो सिस्टम रुक गया जी, काम हो रहा है जी, पता नहीं क्या करेंगे। 20 दिसंबर के बाद तो अजीब ही हाल हुआ होता है, ठीक है ना, बैंकों से पैसे ही नहीं कर रहे होते। तो बहरहाल छोड़ो, मंसूर कह रहा है वो विंडो ड्रेसिंग करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी, लोअर कर देना डेप्शन एक्सपेंस बाय यूजिंग हाई यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल। यूजफुल लाइफ नजर आ रहा है 10 साल चलना है इस पंखे ने, ठीक है, 20 साल कर दिया, ठीक है, 20 साल कर दिया। अब डेप्शन एक्सपेंस, ठीक है ना। तो ये विंडो ड्रेसिंग की कुछ एग्जांपल्स हैं। बहरहाल विंडो ड्रेसिंग होती क्या है वो आपको पता होना चाहिए था, वो आपको अब पता है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अच्छा जी, अब वन एंड ओनली एपीवैक लिमिटेड के ऊपर हमारा कोई आधा घंटा, इससे भी ज़्यादा लग जाए, ठीक है ना। तो उससे पहले एक आखिरी पॉइंट है, वो ज़रा देख लें। क्या ओ भाई, गड्डी चल नहीं रही तो ब्रेक ला लो तुसी। ये अड्डे पे बैठ रहे थे आधा घंटा, ये बंदे, गाड़ी चलती नहीं है, ब्रेक ला देना, पान ब्रेक लाना जरा, बहुत एमरजेंसी होगी, चुप कर जा। लगी ब्रेक, इतनी की ब्रेक लगनी थी, ठीक है ना। देखो हमने तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 10:30 के भी 11:15 की कीबोर्ड का वेट करते करते हो गए थे, तो अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ, तो 12:15 तक कोशिश करते हैं ब्रेक हो जाए, ठीक है। ये देखें जी, ये ज़रा मैंने आपके लिए कुछ अल्टरनेटिव नेम्स लिखे हैं जी बेटा। अच्छा यार मंसूर, इससे मुँह ज़रा ऊपर कर दो या इसको बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, वैसे भी मेरी भी टांगों पे उठाने लगी। भाई क्विक रेशो को लिक्विड रेशो भी कहते हैं। ये अल्टरनेटिव नेम्स इसलिए बता देता हूं कि पर्चे में वो कह दे कैलकुलेट लिक्विड रेशो, अब बैठे हैं मुंह उठा के, लिक्विड रेशो क्या होती है, शायद लिक्विडिटी से निकली हो, चलो दोनों कर लेते हैं। नहीं भाई, पता होना चाहिए आपको, एमसीक्यू में भी नाम ये यूज हो सकती है ना चीज, ठीक है। तो अल्टरनेटिव नेम ऑफ क्विक रेशो इज लिक्विड रेशो and alternative name of current ratio is safe margin of solvency ratio। current ratio को safe margin of solvency ratio भी कहते हैं। इसको अपने पास लिख लें, जहाँ पे आपकी रेशोज वगैरह कहीं लिखी हो ना, जैसे वो पहले सवाल के अंदर डिफरेंट रेशोज लिखी हुई थी वहाँ पे, बल्कि नहीं, आप अपने ना अपने रजिस्टर पे जाएं, जहाँ रजिस्टर पे आपने वो अपना टेबल बनाया ना, उस रजिस्टर वाले सफ़े के ऊपर जाकर लिखें। क्विक रेशो जो ऐसे टेस्ट रेशो जिसको कहा था, उसके साथ ही अल्टरनेटिव नेम लिखें आप लिक्विड रेशो, और करंट रेशो के साथ आप लिख लें दूसरा नाम सेफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी, ठीक है। ओके, चले। अच्छा जी, इधर देखें एक नज़र प्लीज़। ये रिवीजन प्लान ना अभी तक ज़्यादा रेड है,
क्योंकि इस पर भी काम चल रहा है ना, तो जो काम पूरा हो गया वो इस तरह से ब्लैक वो साथ साथ चेक करता जा रहा हूँ मैं चीज़ें। अब जैसे इंटरप्रिटेशन का ये टॉपिक है, इसके लिए मैंने जो मैक्सिमम सवाल आपने करने हैं मेरी तरफ से वो मैंने लिख दिए हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर सवाल वो होंगे जो हमने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, कोई इक्का दुक्का एडिशनल सवाल होगा, जैसे प्रैक्टिस सेट 6 मैंने लिख दिया है, आप कर लेना। 7 का भी मैंने लिख दिया, 10 लिख दिया, 13 लिख दिया। ये क्लास में डिस्कस नहीं हुए थे लेकिन मुझे लगा ये अच्छे सवाल हैं, कोई नई बात नहीं है। रिपोर्ट शिपोर्ट बनवा लेता है, अब रिपोर्ट क्या अंग्रेजी में बनाना सीखी हुई है, सिर्फ एक नज़र देख लोगे ना कि रेशो की इंटरप्रिटेशन वगैरह सब वैसे ही है, सिर्फ रिपोर्ट का फॉर्मेट इस तरह से एक आधे सवाल के अंदर देख लोगे, कहीं पर्चे में कह देता है तो मसला तो नहीं होगा। ऐसे ही क्वेश्चन बैंक कोई नहीं डाला इसमें, था नहीं शायद, दूसरा था। बहरहाल MCQs भी मैंने कुछ एक डाल दिए हैं इसमें, जो मुझे लगा है कि चलो यार ये वो भी तसल्ली की, वरना टॉपिक अच्छा तैयार होना तो MCQ कोई भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती बहरहाल आपको, लेकिन फिर भी मैंने कुछ MCQs भी इस तरह से डाल दिए। कौन कौन से चीज़ें जो हैं वो आपको रीड करके अंडरस्टैंड करके रखनी चाहिए हर रिवीजन में, वो भी मैंने हर एक सेक्शन में डाली है। इस तरह से ये भी बन रहा है, साथ साथ ही क्लासेस के साथ ये भी बन जाएगा। तस्वीर बना लो कि मैंने अभी कुछ करना है, कुछ नहीं करना तुमने, ये हार्ड में दे दूंगा तो मैं सॉफ्ट में भी दे दूंगा, पूरा बनाओ, ठीक है। ये बेटा देखे ना, जो चीज़ें मैंने पढ़ ली हैं तैयार कर ली हैं इस रिवीजन क्लास के लिए, जिसको सॉरी नॉर्मल फाइनल क्लास के लिए जो चीज़ें तैयार होती जा रही हैं, उसका रिवीजन प्लान भी साथ साथ तैयार होता जा रहा है, ठीक है। ये तैयार हो चुके हैं। अभी मैंने कैश फ्लो नहीं देखा अभी तक, हो सकता है किसी ब्रेक में देख लूँ सारी चीज़ें, तो अभी वो इन प्रोसेस है, तो अभी इसको मैंने फाइनल नहीं किया। फिर अर्निंग्स पर शेयर हो गया फाइनल, तो इसका काउंटिंग आई सेट हो गया फाइनल, ब्लैक हो चुका है। चेंज इन इक्विटी हो गया, ब्लैक हो चुका है। तो इस तरह से जो जो चीज़ें होती जा रही हैं, तो आपने बस सारे MCQs अब करने की ज़रूरत नहीं है, सारे MCQs ऑलरेडी आपने कर लिया है। बेस्ट ऑफ लक भी मैं कहूँगा आपको एंड पे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस होंगे जिनको आपने, लेकिन इस तरह से नहीं चलना कि आप इस सवाल की तरतीब से चलें। मेरा मशवरा ये रहेगा कि जो भी टॉपिक शुरू करें उसको उस तरतीब से करें जिस तरतीब में हमने लेक्चर नोट्स का PDF फाइनल बना के फोटोकॉपी पे भी रख दूंगा और आपको PDF में भी सेंड कर दूंगा। जो भी टॉपिक शुरू करें आप उसको उसी तरतीब से करें जैसे हमने किया था, ठीक है। जब वो सारा काम कर लें, बस ये है ना कि आप एक लेक्चर रोज़ाना लेते थे, अब रिवीजन के अंदर बैठ के आपने एक लेक्चर में रोज़ाना लेना। अब मिसाल के तौर पे 6 लेक्चर्स में आपने EPS किया है, तो बस बैठें और फिर 2-3 घंटे के अंदर वो 6 लेक्चर्स पूरे करें, क्लास वर्क होमवर्क, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना। हाँ, माना मैंने कि EPS के अंदर बहुत ज़्यादा होमवर्क होता था, लेकिन वो सारे सवाल शायद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। एक जैसे आप 3 सवाल में से एक कर लें, 2 रहने दें। तो कहने का मतलब ये है कि तरतीब वही रखनी है लेक्चर नोट्स की। जब एक बार पूरा हो गया फिर यहाँ से आगे देख लें, हाँ ये सवाल हो गया, हाँ ये एडिशनल लिखा हुआ है, चलो अब ये कर लेता हूँ, ये एडिशनल है, चलो अब ये कर लेता हूँ। फिर ये मैंने अंडरस्टैंडिंग्स देख ली हैं, हाँ ये MCQs मैंने सिर्फ करने, MCQs यहाँ से देख के कर लेने, वो सारे करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। छोड़ लो यार, सारे ही छोड़ दो, ये क्या बात है, इनमें से कोई चीज़ नहीं छोड़ी। मेरी तरफ से ये कम अज़ कम ये कर लेना, इससे कम ना करना, ठीक है ना। ये चीज़ें कम अज़ कम होनी चाहिए आपकी हुई हुई। अच्छा जी, चलें वापस आएँ। हम कहाँ थे, हम जा रहे थे। तो मैं इसलिए कह रहा था कि अभी बहुत सारे आपने 13 प्रैक्टिस सेट देखे, आप प्रेप में करने बैठ गए सारा, तो फिर वो नहीं है बारे में, अपने और पर्चे भी देने हैं, इसके अंदर और टॉपिक्स भी करने हैं। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने लिख दी हैं। तो प्रैक्टिस सेट में कोई ज़रूरी सा सवाल करना तो मैंने इसमें डाल दिया, पास पेपर अगर नहीं करना तो यहाँ पे नहीं लिखा हो, खुद से फिर कोई नया सवाल करने की ज़रूरत नहीं। ये कम अज़ कम करना है, लेकिन इससे कम नहीं, इससे सस्ती खामोशी। ओके 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 सोके। पास पेपर 1 भी हो गया था, 2 भी डिस्कस हो गया था, 3 भी। हाँ भाई, इंट्रो प्लस R1 वालों, आपको FAR 1 वाले लेक्चर्स मिल गए थे ना। चलो कोई बात नहीं, कुछ ने सुन लिए, कुछ सुन लेंगे, डिस्कशन उसी के अंदर है, ठीक है। FAR 1 वाले ही मैंने लेक्चर्स कट करके पोर्टल पे भी चढ़ा दिए थे ऑनलाइन वालों को, पता नहीं मैंने शो किए या नहीं किए, अभी कर दूंगा, अगर नहीं किए तो कर दिए थे ऑनलाइन वालों को, बच्चा बैठा हो। अच्छा जी, छुप गए। अच्छा 5 6 8 9 ओ अच्छा जी, एक तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने चेंज करना है, जो आप लोगों को पढ़ाया हुआ है।
वो हम अब चेंज कर रहे हैं क्योंकि आई कैप ने भी अब चेंज करना शुरू किया है उसको इस दफ़ा से, ठीक है ना। उससे पहले बचपन से जैसे चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, डिस्काउंट का एक कॉन्सेप्ट आपको पता है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं, सेटलमेंट डिस्काउंट एक था, ठीक है। सेटलमेंट डिस्काउंट की एंट्री इन द बुक्स ऑफ सेलर, मैं रात को लिख के लाया हूं आपके लिए। मैं मिसाल के तौर पे, मिसाल भी तो ऊपर लिखे ना, इसको तो मिटा दें अब। ओह, जगह जरा मिल जाएगी ना। ये लेक्चर 116 नहीं था, ये लास्ट नॉर्मल क्लास, क्योंकि अच्छा लड़ाई पे जानी सी। नहीं सर, दरमियान वाले 15 फिर हमारे कहाँ हैं। अच्छा, लास्ट नॉर्मल क्लास है FR 1 वालों की 100 के बाद वाली, और इंट्रो प्लस R1 वालों की। मैं मानता हूँ 115 आखिरी नहीं था, उसमें तकरीबन 2 लेक्चर्स पास पेपर की डिस्कशन बन रही है, तो कोई बात नहीं है, खैर है, मेहनत करनी है। आप लोगों ने ही इंट्रो प्लस R1 इकट्ठा रखा था, तो शुक्र करें कि सिर्फ 17 FR 1 वालों को मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाया कि थोड़ा सा चलो यार इनके भी दिल लगा रहे, वरना ये शायद 96-97 पे रुक जाते। 2-3 लेक्चर इनके एक्स्ट्रा किसी ना किसी जगह पे, तो आप लोग वही 15 से 20 लेक्चर ही आ गए, कोई इतना नहीं है। वही फर्क जो बेसिक का पढ़ा था या जो बीच में आपने कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा किए थे, तो ठीक, अल्लाह पाक ने आपको पहुंचा दिया। आज वो दिन आ गया कि आप इकट्ठे बैठे हुए, तो शुक्र करें अल्लाह का शुक्र करें। अच्छा जी, मैं मिसाल ये इस तरह से बनाई थी दिमाग के अंदर कि 200 रुपए की चीज हमने बेची उधार पे, ठीक है जी। तो एंट्री की हमने डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 100 रुपए से, सॉरी 200, ठीक है। फिर हमने डेटर को कहा यार अगर जल्दी पैसे दे दोगे ना तो हम आपको 10 रुपए डिस्काउंट देंगे, परसेंट को छोड़ो, 10 रुपए डिस्काउंट देंगे, ठीक है। अब जब वो घर से निकला तो वो पैसे कितने लेकर निकला? 190। तो हमने एंट्री यही सीखी थी कि बैंक डेबिट 190 से, डेटर क्रेडिट पूरे 200 से होना है, ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस को क्या कर दो? डेबिट। अब इससे होता क्या था? इससे होता यूं था कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर सेल्स जो है वो 200 की नजर आती थी, और नीचे जाके एक्सपेंसेस में डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस नजर आ जाता था 10 का अलग से, ठीक है। अब IFRS 15 जो इस दफ़ा आपके पास से चला गया आगे, तो अब ICAP ने भी उसके अंदर इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है जो दुनिया के अंदर अब इस्तेमाल होने लग गया है। अकाउंटेंट्स अब ये कहते हैं कि यार ये काम करने की ज़रूरत नहीं है अब आपको, कि आप ऊपर सेल को ओवरस्टेट और फिर नीचे एक्सपेंस को अलग से लिखें। इस तरह से ना लोग मिसयूज़ कर रहे थे असल में इस चीज़ को, ठीक है। उन्हें ये पता है कि जिसको चीज़ बेच रहे हैं इसको 10 रुपये डिस्काउंट दे देना है हमने, उसने एक्सेप्ट भी कर लेना है और चीज़ें आ जानी है और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस आना है। उन्हें नज़र भी आ रहा होता था ना, तो भी वो सेल 200 पे रिकॉर्ड कर लेते थे ताकि इनकम स्टेटमेंट में ऊपर ऊपर 200 की सेल नजर आए, नीचे एक्सपेंसेस में डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस भी आ जाता था। तो मिसयूज कर रहे थे लोग। तो फिर अब अकाउंटेंट्स ने क्या कहा है, दुनिया के अकाउंटेंट्स ने, ठीक है, IFRS 15 ने इस तरह से आकर कहा कि अब जो आपको ये डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस आपको पड़े ना, ठीक है, इसको आप अलग से एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की बजाय सेल्स को ही डेबिट कर दें। क्या कर दें जी? ये मुश्किल बात है, आसान है? बात आसान है, सिर्फ हजम नहीं होती ज़रा, क्योंकि हमने सीखा इसको इस तरह से होता है। तो ये मैंने FR 1 की क्लास में भी एंड में इसलिए नहीं की थी कि ज़रा एक बार इकट्ठे हो जाएंगे सारे बच्चे, ठीक है, तो सारे बच्चों को ये बात करना ज़रूरी थी, एंड पे इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब आज के बाद आपकी डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी? सेल्स डेबिट। देखो सेल्स क्या है? इनकम है, बोलो। इनकम का बढ़ना क्रेडिट, तो इनकम का कम होना डेबिट। अच्छा, अब अगर हम सेल्स को ही डेबिट कर देंगे तो ऐसी सूरत के अंदर आपकी 200 की सेल पहले रिकॉर्ड हुई, ये देखो सेल्स क्रेडिट, और फिर सेल्स ही 10 से हो गई डेबिट, तो -10 होकर यहीं पर आपकी सेल्स 190 की हो गई, और ये अलग से नजर नहीं आएगा। ठीक हो गया? सही है। सेम इज द केस विद, अब ये IFRS 15 में नहीं कवर्ड,
वैसे ये IFRS 15 में कवर्ड नहीं है, क्योंकि IFRS 15 जो है ना वो रेवेन्यू का स्टैंडर्ड है और रेवेन्यू रिकॉर्ड करता है सेलर, ठीक है ना। लेकिन ICAP ने ना FAR 2 के अंदर जब IFRS 15 को भेजा है ना अब, तो उसने इन द बुक्स ऑफ बायर भी इस डिस्काउंट की बात कर दी। असल में शायद वो ये अब चाह रहा है कि जो बच्चों को पहले से हमने गलत पढ़ाया होता है, यानी कि जाहिर है सारी दुनिया जैसे पढ़ती थी पहले, अब उसको चेंज करने की तरफ जाया जाए, ठीक है ना। तो फिर ICAP ने ये इन द बुक्स ऑफ बायर की बात भी ऐसे ही कर दी। ये भी सेम है, इधर देखो, हमने चीजें खरीदी थी उधार पे, हमने एंट्री पास की थी, बोले बोले बोले, और ये याद है ना, परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, 100 रुपए की मैंने एग्जम्पशन ली थी, ठीक है जी। और हमें कहा गया कि भाई साहब अगर जल्दी पैसे ले आओ तो 5 माफ कर देंगे। हम घर से लेकर कितने निकले, 95, बैंक 95 से क्रेडिट, क्रेडिटर 100 से डेबिट, और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम 5 से करते थे क्रेडिट, ठीक है। तो यहां पे भी अब स्टैंडर्ड ने कहा कि जैसे वहां पे डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस को सेल्स को डेबिट कर दिया था ना, तो इसको भी अलग इनकम रिकॉर्ड करने की बजाय जो परचेज वाला एक्सपेंस है ना उसी को नेट कर दो, कम कर दो। इनकम रिकॉर्ड करना या एक्सपेंस को कम, इधर देखो, एक्सपेंस रिकॉर्ड करना या इनकम को कम करना एक ही बात है। ऐसे ही यहां पर इनकम रिकॉर्ड करना या एक्सपेंस को क्रेडिट कम कर लेना सेम ही बात है, ठीक है। तो फिर परचेजेस को हम क्रेडिट कर लिया करेंगे अब आज के बाद, ठीक है जी, ओके। फर्क कोई नहीं पड़ता, नेट में तो आंसर प्रॉफिट के ऊपर सेम इंपैक्ट है ना, परचेजेस, ये याद रहेगी बात, ठीक है। तो इसको एज इट इज जल्दी से नोट कर लो, ऊपर वाली एंट्रीज नोट करने की जरूरत नहीं है, बहरहाल करना चाहो तो कर लो बेशक। ये नेट ही कर देते हैं हम, सेल्स को ही नेट कर गए, 200 माइनस 10, इधर हम परचेज को ही नेट कर देते हैं, 100 माइनस 50, ठीक है। अरे पॉज कीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो काम का बहुत है, इसलिए वो पहले बात कर लेते हैं, इंशाल्लाह उससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा इन फ्यूचर आपको रेशोज़ की कैलकुलेशन में इंक्रीज डिक्रीज समझने में, ठीक है ना। मैंने ऐसे ही अज्यूम किया सारा डाटा, ये नज़र आ रहा है सबको, अब ये इनकम स्टेटमेंट है हमारी और नीचे बैलेंस शीट, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में सेल्स 500 की, ये मैंने रात को बैठ के बिल्कुल डाटा अज्यूम किया है, ठीक है। और इससे मैंने आपको कुछ चीज़ें समझानी है, जिसके बाद आपका ये पास पेपर 11 और इस जैसा जब भी कभी सवाल आएगा वो फिर चुटकियों में हो जाया करेगा, ठीक है। रखा इसको आखिरी क्लास में इसलिए क्योंकि अलग थलग सी ये बात थी, जिसके ऊपर ज़रा डिस्कशन इसी तरह से थी। बात आसान है, अगर पल्ले पड़ गई तो, ना पल्ले पड़ी तो फिर ब्रेक करके दोबारा समझा दूंगा। अच्छा सुने आप, सिंपल से डाटा मैंने अज्यूम किया सेल्स, क्योंकि सवाल के अंदर ऐसा तो नहीं लिखा होता ना कि इतनी जीपी रेशियो है, इतनी नेट प्रॉफिट रेशियो है, बस कुछ भी है उसके अंदर चेंज ही देखना था ना, ठीक है। अब सेल 500, कॉस्ट ऑफ सेल 290, ऐसे ही अज्यूम करता गया, जीपी 210 आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 110, नेट प्रॉफिट 100 आ गया। बैलेंस शीट बनाना शुरू की मैंने, तो पीपीई 175, फिर इन्वेंट्री 50, डेटर 30, कैश 45, तो टोटल एसेट्स की साइड हो गई 300, इक्विटी 170, इक्विटी में शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम अलग करने की जरूरत नहीं थी मुझे। नॉन करंट लायबिलिटी 20 है, करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट 10 का पड़ा है,
जरा ना यूज हो रहा था बैंक ओवरड्राफ्ट। मैंने सिर्फ ये ध्यान रखा ये डाटा लेते हुए कि जो हमारे सवाल में बातें यूज हो रही हैं वो कोई ना कोई फिगर के अंदर पड़ा हो बस। पर आपने इस तरह से नहीं बनाना डाटा ऐसा सवाल करने के लिए, आपको तो आज सिखा दूंगा कि करना क्या आपने, ठीक है। अच्छा, क्रेडिटर 100 और ये हमारी बैलेंस शीट है। सबको एंड तक नजर आ रहा है पूरा सवाल? हमारा सवाल इधर इधर है, ठीक है आमिर भाई, एंड तक नजर आ रहा है ना? ओके, कोई नहीं, जो डाटा उठाऊंगा वो यूज करूंगा, वो दिखा दूंगा, ठीक है। अब ये 6 रेशियोज ने देख लें सर सवाल के अंदर। ये 6 रेशियोज की बात की है उसने पास पेपर 11 में। जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, करंट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, ये बात करना वैसे मैं भूल गया, वैसे क्लासेस के दौरान मैंने की हुई है ये बात, लेकिन पता नहीं मैंने ऊपर शायद मैं लिखना भी भूल गया हूँ। एक बात यहीं पे सुन लो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। वो जो रिटर्न ऑन एसेट हमने पढ़ा था ना, रिटर्न ऑन एसेट, उस वक्त शायद मैंने क्लास में बोला भी था, किसी एक क्लास में बोला होगा, बहरहाल क्योंकि सब में नहीं बोला हुआ इसलिए मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ। रिटर्न ऑन एसेट्स में हम पीबीआईटी ओवर एवरेज टोटल एसेट भी कर सकते हैं, पीबीआईटी ओवर एवरेज नॉन करंट एसेट्स भी कर सकते हैं, यानी सिर्फ टोटल एसेट पे सिर्फ नॉन करंट एसेट्स भी लिए जा सकते हैं। कौन सा कब लेंगे? जब सवाल बदल दे, वरना हमारा फॉर्मूला वही है, हम हमेशा टोटल एसेट्स को देखते हैं। अगर कभी सवाल खुद कह दे कि जी आप मुझे रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स निकाल दें, तो कोई मसला नहीं है भाई, हम पीबीआईटी ओवर नॉन करंट एसेट्स कर देंगे, एवरेज नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। और ये बात मैंने आपको दिखाई नहीं है, अभी मैं 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। वो जहाँ पे हमारे पहले सवाल की इंटरप्रिटेशन वगैरह चल रही हैं, फार्मूलाज वगैरह लिखे होते हैं, कौन सा सफ़ा है पता नहीं, अब बहरहाल आई एम गोइंग, इंशाल्लाह मिल जाएगा। ये यहीं कहीं होगा 660, लें जी। इंटरप्रिटेशंस कहाँ है? इंटरप्रिटेशन तो यहाँ पे है ना, वहाँ पे भी लिखा हुआ था, ये देखें, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट के नीचे एक छोटी सी बात लिखी है, टोटल और नॉन करंट एज यू विश, ठीक है। अब आपकी विश तो वही है जो आपको करवा दी थी, टोटल एसेट्स, क्योंकि मेरी पसंद भी यही थी, आपकी पसंद भी यही थी, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये पेज नंबर भाई 667 है जी। रिटर्न ऑन एसेट्स नंबर 3 पे 667 पे बुक्स में मिल गए, सबको मिल गए। अच्छा देखो, मैं ये कह रहा हूं, देखो लिखा हुआ है रिटर्न ऑन एसेट के नीचे लिखा हुआ है टोटल और नॉन करंट एज यू विश, मिल गया सबको? पेज नंबर 667 पॉइंट नंबर 3 है सब इधर ही? ओके, तो टोटल या नॉन करंट एसेट एज यू विश, हमने क्या विश किया था फिर? बताया ही नहीं था ये, पहले मैं बताऊं, बंदा ऐसे परेशान कंफ्यूज रहता है। अब पक्का बताया हमें क्या? पीबीआईटी ओवर एवरेज टोटल एसेट्स, लेकिन ये पता लग गया कि पीबीआईटी ओवर एवरेज नॉन करंट एसेट्स, सिर्फ नॉन करंट एसेट्स के भी हम ये रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन वो कब निकालेंगे? जब सवाल स्पेसिफिकली कहेगा, वरना हम हमेशा एवरेज टोटल एसेट्स ही लिया करेंगे, ठीक है। ये बात समझ आई? अच्छा, अब हमारे सवाल के अंदर, सवाल में उसने रिटर्न ऑन, वापस आ जाए अपने सवाल पे, जी पहुंच गए सवाल पे सब? अच्छा जी, मैं कह रहा था कि सवाल के अंदर अगर आप पढ़ें, सवाल के अंदर पढ़ें, जो जो रेशो उसने कैलकुलेट करने के लिए कही हुई हैं, उसके अंदर उसने क्या नाम इस्तेमाल किया रिटर्न ऑन एसेट के लिए, तो फिर हमें भी नॉन करंट एसेट ही यूज़ करना पड़ेगा ना, ठीक है, सही है। तो रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पीबीआईटी ओवर एवरेज नॉन करंट। अच्छा, मैंने एवरेज की टेंशन भी कोई नहीं रखी थी, मैंने सवाल जो बनाया इसमें सिर्फ एक बैलेंस शीट रखी हुई है, इसलिए एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है, बग क्लोजिंग यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अच्छा, अब
सवाल ने जो 6 रेशोज कही थी, मैंने अपने इस अज्यूम्ड डाटा से वो आपके लिए निकाली है। आपने पर्चे में सब नहीं करना है, तो आज सिर्फ सीखने के लिए, ठीक है। जीपी रेशो, जीपी रेशो कैसे निकलती है बताओ जल्दी से। जीपी रेशो ग्रॉस प्रॉफिट ओवर ग्रॉस प्रॉफिट 210, नेट सेल्स, जब रिटर्न ना गिवन हो तो नेट सेल्स, यही सामने गिवन ये नेट सेल्स ही है, ठीक है। परसेंटेज कितनी आ गई 42%। नेट प्रॉफिट रेशियो 100 ओवर 500 20%। करंट रेशियो होती है करंट एसेट्स, करंट एसेट्स ये पड़े हैं सारे मेरे, करंट एसेट्स ये सारे हैं। करंट एसेट्स इनका टोटल कितना होता है 50 जमा 30 80 जमा 45 125, 125 बटा करंट लायबिलिटीज, ये नीचे 110 की पड़ी हैं, ये दोनों ही करंट लायबिलिटीज हैं, ठीक है। तो ये 125 और ये 110, तो ऐसे ही मैंने करंट रेशियो निकाली हुई है। ये नजर नहीं आ रहा यार, इसको ना हटा ही देते हैं, ऐसे ही कंफ्यूज नजर है, ठीक है। समझ आ गई ना, गुलदारा तो नजर आ रहा है ना, डिब्बा नजर आ रहा है, डिब्बा नजर आ रहा है। ये करंट एसेट्स 125, करंट लायबिलिटीज 110, 125 बटा 110 1.14। फिर स्टॉक टर्नओवर, अब मेरे जहन में आया नहीं मुझे तो पहली रेशियो आती है डेटर ओवर, डेटर ऊपर होते थे वो तो होता था डेज वाला, फिर इन्वेंट्री ऊपर डेज वाला, टर्नओवर में इन्वेंट्री नीचे आ गई और कॉस्ट ऑफ सेल, ऐसे याद किया मैंने फॉर्मूला, मैंने बचपन में ऐसे याद किया था। मैंने कहा था सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना पहले वाला डेटर वाला, उससे बाकी 3 निकल आए। वर्किंग कैपिटल वैसे आसान है और टर्नओवर में उसी को उल्टाना है, तो एक ही याद रखा हुआ था मैंने भी, देखो ठीक है ना। अब स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल ओवर एवरेज टोटल एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज की टेंशन ही कोई नहीं है, एक ही साल है। तो कॉस्ट ऑफ सेल है 290, कॉस्ट ऑफ सेल ये पड़ी 290 और इन्वेंट्री 50, तो 290 बटा 50 5.8, ठीक है। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट पीबीआईटी ओवर इंटरेस्ट है ही कोई नहीं, मैंने इंटरेस्ट रखा ही नहीं, तो वही पीबीआईटी, वही बस, अब इंटरेस्ट नहीं है तो यही पीबीआईटी है ना, ठीक है। तो 100 का पीबीआईटी आ गया, 175 नॉन करंट एसेट 175 पीपी, ठीक है ना, 57% आ गया। और क्विक रेशियो क्या होती है, करंट एसेट्स 125 में से 50 इन्वेंट्री माइनस कर दी हमने, डेटर तो पड़े रहते हैं ना, ठीक है। तो ये 0.68 क्विक रेशियो आ गया, ठीक है। इनको इकट्ठा रख देता वैसे मैं, चलो 12 उन्होंने भी तरतीब ये रखी हुई थी इसलिए मैंने भी ये रख ली। अच्छा, अब मेरा सवाल मासूमाना सा, मेरा सवाल मासूमाना सा, अगर ऊपर रेशो नजर आ रही है आपको जीपी रेशो, अगर इस जीपी रेशो में न्यूमिरेटर बढ़ जाए तो रेशो, सिंपल मैथमेटिक्स है ये, तो 8वीं 9वीं वाले बच्चे की मैथमेटिक्स है, इसलिए मैंने कहा मासूमाना सा, इससे भी शायद 5वीं 6वीं वाले बच्चे को भी समझ आ जाए। न्यूमिरेटर बढ़ेगा तो रेशो का आंसर बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर न्यूमिरेटर कम हो जाए आंसर कम हो जाएगा। डिनोमिनेटर, ये वाह, अभी सारा सवाल कितने नंबर का सवाल है, ये 17 नंबर का सवाल, वाह से ही होना है, ठीक है। अगली बात मैंने करनी है, वाह तो तब निकले, फिर आह निकलेगी आप लोगों के मुंह। सुने, ब्रेक नजदीक है, ब्रेक नजदीक है, चुप कर जाए। पढ़ना नहीं पढ़ना। न्यूमिरेटर अगर बढ़ जाए तो रेशो, न्यूमिरेटर कम हो जाए तो रेशो, डिनोमिनेटर बढ़ जाए तो रेशो और डिनोमिनेटर कम हो तो रेशो। बाद में लिखना, अभी सिर्फ देखो। न्यूमिरेटर अगर कम हो तो रेशो कम होती है, न्यूमिरेटर बढ़े तो रेशो, यानी डायरेक्ट रिलेशन हो गया। डिनोमिनेटर बढ़े तो रेशो, डिनोमिनेटर कम हो तो रेशो। अब कभी ऐसा भी होता है न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में चेंज आ रहा है, अगर तो वो चेंज डिफरेंट है तो फिर तो यही उसूल लग जाएगा। जैसे न्यूमिरेटर में चेंज कम है और डिनोमिनेटर में ज्यादा, तो हम यूं ही कहेंगे ना डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, और न्यूमिरेटर में चेंज ज्यादा है डिनोमिनेटर में कम है, तो हम यूं ही कहेंगे ना न्यूमिरेटर बढ़ रहा है। इसका नहीं बात समझ आई, कुछ किसी एक को तो समझ नहीं आई होगी, जिसका ध्यान थोड़ा सा वॉन्डर कर रहा होगा। आगे समझिए बात। अब फिर सुनो जरा, ध्यान से बैठो, ध्यान से। मैंने ये कहा, ये तो समझ आता है। अच्छा, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि
कि एस्केप दबाना पड़े, कभी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। न्यूमिनेटर में पड़ा था 50, डिनोमिनेटर में पड़ा है 70, दोनों पे मैंने कहा अगर न्यूमिनेटर बढ़ जाए तो रेशो बढ़ जाएगी, न्यूमिनेटर कम हो तो रेशो कम हो, डिनोमिनेटर बढ़ जाए तो रेशो कम हो, उलट हो गया ना, डिनोमिनेटर कम हो तो, ये तो बात समझ आती है, ठीक है ना। अच्छा, इससे भी आधे से ज़्यादा आंसर तो निकल आने थे। एनीवेज, मुश्किल बात की तरफ जाते हैं अब, थोड़ी सी मुश्किल, एक स्टेप आगे। मैं कहता हूँ दोनों में ही चेंज आ गया, न्यूमिनेटर भी बदला, डिनोमिनेटर भी बदला, ठीक है, लेकिन डिफरेंट अमाउंट से बदला, फिर भी टेंशन कोई नहीं है। क्यों? मिसाल के तौर मैं कहता हूँ जी न्यूमिनेटर 20 से बढ़ा, डिनोमिनेटर 30 से बढ़ा, अल्टीमेटली डिनोमिनेटर ही बढ़ा है ना, तो उसूल वही चला गया, ठीक है। या इसके उलट सोच लें, न्यूमिनेटर 30 से बढ़ा, डिनोमिनेटर 20 से बढ़ा, तो अल्टीमेटली हम कहेंगे 10 से न्यूमिनेटर, तो ये अगर डिफरेंट होंगे फिर भी टेंशन कोई नहीं है, फिर भी यही वाला रूल लग जाता है, जो चीज ज्यादा बढ़ रही है कम हो रही है वही वाला सूल लग जाएगा। कोई मसला? आधे से ज्यादा सवाल इससे आंसर हो जाना था, लेकिन अब मैं मुश्किल वाली बात करने लगा हूं। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम अमाउंट से बढ़ गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके ओके, अज्यूम ये करंट एसेट्स हैं, ये करंट लायबिलिटीज हैं, मानते हो? करंट रेशो निकालते हैं जरा, पहले पुराने वाले निकालो, 50/70, 7, 50/70 पुरानी रेशो 7 हो गया। अच्छा, अब दोनों 20 से बढ़े, हो नहीं सकता, इसका टोटल बताओ ना। एक मिनट में समझ आ गई, मैं थोड़ी सी अमाउंट बढ़ा देता हूं। आप लोग करीब करीब आ रहे हैं, लेकिन मुझे अब एग्जैक्ट 2 डेसिमल तक बताना है, ठीक है ना। ये चलो 30, ज्यादा नहीं, 30 और 30। अच्छा मुझे बताओ 50/70 कितना था? मैं उधर एक बात बताऊं, मैं यहां हाथ रख रहा था जरा, आप यहां जी 50 और ब्रेक करते हैं जी। 0.71, 0.71, ठीक है, 718, ये हो गया ना। ये सिर्फ इसका था पुरानी रेशो। अब हमने कहा न्यूमिनेटर भी बढ़ा, सुन लो, बीच में लुकमा दिया करो, न्यूमिनेटर भी बढ़ा, डिनोमिनेटर भी बढ़ा, लेकिन सेम हो, डिफरेंट से बढ़ते तो फिर तो यही उसूल लग जाता, सेम अमाउंट से बढ़ गए, रेशो 0.8 हो गई, मतलब रेशो इंक्रीज हुई है। अब जरा गौर से देखो हुआ क्या, लोअर साइड जो है ना, लोअर साइड ये उसकी तरफ खींच के ले गया, न्यूमिनेटर बढ़ा करता था तो रेशो बढ़ती थी ना, बात समझ रहे हो? न्यूमिनेटर बढ़ा करता था तो रेशो बढ़ती थी ना, दोनों सेम से बढ़े तो ये उसी तरफ खिंच गया। प्रूफ करते हैं इसके अलावा, कोई और एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं जी 100 ओवर लेट्स से 80 था, करंट रेशो बताओ, करंट रेशो 1.25 है। अच्छा, अब सेम डाटा मैं नहीं रख रहा, ठीक है ना। अच्छा, अब फिर अमाउंट बढ़ाते हैं, 30 से ही बढ़ा देते हैं, चलो दोनों तरफ, +30 +30 1.1 कम हो गया। ये अजीब बात नहीं है, ये अजीब बात नहीं, देखो और 30 है यार, ये ले, ये देखो, ये थोड़ी अजीब सी बात नहीं है। 30 बढ़ा प्लस, इस केस में सेम रेशो इंक्रीज हो गई, यहां भी वही 30 बढ़ा तो इस दफा भी इंक्रीज ही होती। अब ये बात समझ आई है? अगर न्यूमिनेटर कम है और वो बढ़े तो रेशो बढ़ती है ना, ये असूल उस तरफ खींच के ले गया इसको, वो असूल इस तरफ खींच के ले जाएंगे कि सेम अमाउंट से भी हो ना, तो फ्रैक्शन में जो लोअर साइड है ना उसको बढ़ाने वाला रूल लगा दो। फिर समझो एक बार, ये बस यही बात, ये सबसे मुश्किल बात है, वरना आधे से ज्यादा सवाल तो वैसे ही हो जाना था उन सिंपल 4 असूलों से। मैंने कहा ये भी रिक्शे में ऊंट बिठा ही दूं, ठीक है,
मुश्किल था, तो ये पॉइंट समझाना मुश्किल था, रिक्शे को मुंह में बिठाना और ये पॉइंट समझाना एक जैसी बात थी, ठीक है ना। बहरहाल ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी जान छूट जाए, वरना आपको हर मौके पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एमसीक्यूज में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये वाली की हुई मेहनत आपको बहुत ज्यादा काम आती रहेगी अगर इंक्रीज डिक्रीज आ जाता है तो। इसलिए बड़े ध्यान से, पहले सिंपल वाली बात, न्यूमरेटर बढ़े तो न्यूमरेटर कम हो तो रेशो कम होगी, डिनोमिनेटर बढ़े तो रेशो कम हो जाएगी, और डिनोमिनेटर कम हो तो रेशो। अब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में चेंज है लेकिन डिफरेंट है तो भी वही उसूल, जिस तरफ ज्यादा होगा वो सुकून से लगा लेंगे। मसला आएगा इधर, जैसे मैंने पहली बार लिखा सेम अमाउंट से, तो सब बच्चों ने क्या कहा, नो चेंज। जब चेक किया तो चेंज तो आ रहा था, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेम अमाउंट से चेंज आ रहा है तो फिर लोअर वाली चीज को पकड़ लो और इसको मत देखो, इसको देखो। इसमें इंक्रीज आए तो रेशो ने बढ़ना है, इंक्रीज, ठीक है। सेम अमाउंट है, पहले सेम अमाउंट है, बढ़ने वाली अमाउंट सेम है, लोअर को पकड़ लो, लोअर में इंक्रीज आने से रेशो डिक्रीज हो जाती है, ये असूल पूरा हो, ठीक है ना। अब जरा इसको एक मिनट देख लें, नोट शोट कर लें, फिर सवाल भी पूछ सकते हैं आप जितनी बार। ये है टोटल उसूल, ये 4 उसूल बन गए। पहले इधर देखो, पहले देख लो, न्यूमरेटर कम हो तो रेशो, न्यूमरेटर बढ़े तो रेशो बढ़ जाएगी, डिनोमिनेटर बढ़े तो रेशो, डिनोमिनेटर कम हो तो रेशो बढ़ जाएगी। ये तो सिंपल था। इफ बोथ न्यूमरेटर, तस्वीर खींच लेना यार, पहले समझ लो भाईजान, मैं मौका दूंगा, जितने तक नहीं कहोगे मैं आगे नहीं जाऊंगा, तस्वीर मत खींचो, समझ तो लो। इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज विद सेम अमाउंट, इट विल इंक्रीज लोअर साइड ऑफ फ्रैक्शन। अगर, अच्छा ये मैंने इंक्रीज और डिक्रीज की बात अलग अलग की है, लेकिन समझा मैंने सिर्फ इंक्रीज से ही दी है, ठीक है ना। अब हमने चूंकि ये इंक्रीज वाला समझा है, ठीक है ना, तो जरा इसी को, ये नंबर 3 अप्लाई हो गया, इधर भी और इधर भी चेक करो। इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज, हमने इंक्रीज वाला लिया था ना एग्जाम्पल में, ठीक है, इट विल विद सेम अमाउंट इट विल इंक्रीज लोअर साइड ऑफ फ्रैक्शन मोर। यूं मैंने आसान करके लिखा, मुझे और मोर प्रोपोर्शनेटली लिख लें या मोर काफी है, समझ आ रही है, ठीक है। मतलब दोनों सेम से इंक्रीज हुए तो जो लोअर साइड है उसको ज्यादा बढ़ा दे, तो इसको भूल जाओ, तो यूं बस ऊपर वाले देखो, न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो रेशियो बढ़ जाएगी। और अगर दोनों का इंक्रीज सेम था, ठीक है, तो किसको, लोअर को उसने, इधर लोअर कौन सा था, डिनोमिनेटर, इसको भूल जाओ, डिनोमिनेटर का बढ़ना रेशियो को डायरेक्ट लिख लिया हमने, ठीक है। क्या समझ आ गई। डिक्रीज के लिए रूल बनाऊं या काम समझ आ गया, समझ आ गया। नहीं डिक्रीज को भी कर लेते हैं, अच्छा समझ आ जाएगा, डिक्रीज को भी कर लेते हैं, 1 मिनट ही तो लगना है, 1 मिनट ही तो लगना है। हमारी करंट रेशियो ही, चलो कोई एक रेशियो चल रही थी, करंट रेशियो है जी 50 डिवाइडेड बाय 120, कितनी है जी, 0.42। अच्छा अब हमने डिक्रीज करना है, अच्छा -20 अच्छा कैलकुलेट ना करो प्लीज प्लीज, एक मिनट कैलकुलेट ना करो, पहले उसूल बनाते हैं ना, जो बनाया उसूल को आजमा लेते हैं ताकि पता तो लगे फायदा क्या हो रहा है हमें, ठीक है जी। लोअर साइड है ऊपर, इसको छुपा ले, न्यूमरेटर कम हो तो रेशो, न्यूमरेटर कम हो तो रेशो ने कम होना है। अब चेक करो 0.3 हो गया ना, सही है। अच्छा अब दूसरी एग्जांपल बनाते हैं। हमारे करंट एसेट्स हैं लेट्स से 125, करंट लायबिलिटीज हैं हमारी लेट्स से 55, ऐसे ही अज्यूम किया मैंने, ठीक है। तो बताओ जी करंट रेशो 2.27 था, अब डिक्रीज करना है, ऐसे ही मैंने 25 डिक्रीज कर दिया, इधर से भी और इधर से भी। अभी अभी कैलकुलेट नहीं करना, अभी छुपा लो लोअर साइड, ये है ना, छुपा लो इसको। डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, कम, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, कम, तो रेशो बढ़ेगी। अब चेक करो जरा, 120 डिवाइडेड बाय 30 बन रहा है कितना, 3. अब बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब इसको तस्वीर बनानी है, तस्वीर बना लो, नोट करना है तो नोट कर लो। लेकिन मैं तो ये कहता हूं एक काम कर लेते हैं, पहले ना ये सवाल पे अप्लाई कर लेते हैं, इसको पूरा सवाल एक बार कर लूं, उसके बाद मैं ब्रेक करके इसको छोड़ दूंगा, जो नोट करना चाहे वो नोट भी कर लेगा। क्या ख्याल है,
ये दे दूंगा, ठीक है ना, कहीं नहीं जाता, ये आपके लिए लिखा है, ये मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ, मुझे कुछ जरूरत नहीं थी लिखने की, आपके लिए लिख के लाया हूँ प्लीज़, इसलिए ज़रा आप चलते हैं आगे। समझ आया है? या ज़रा साथ हो जाओ, उठो उधर से, तुम उठो उधर से, हाँ इधर आ गया, पहली रो में और साथ हो जाओ, यहाँ से नज़र आ रहा है ना क्लियर, एक बच्चा दे, दूसरी रो वाले साथ हो जाओ, तुम भी उठो वहाँ से, जल्दी से दूसरी रो में आओ, दूसरी रो वालों 2 बच्चे बिठाने हैं तुम लोगों ने, शाबाश, हिम्मत करो थोड़ी सी, तुम भी आ जाओ, सॉरी आप भी आ जाएं, 2 बिठाने में तुसी नाल नाल ना हो जाओ, कहना परे परे हो जाओ बेटा, नहीं दूसरी रो में चलो, जज़ाकल्लाह यार, जीते रहो, खुश रहो, बात रहो। ये बहुत तंग हो रहे थे पीछे, ये बहुत ही तंग हो रहे थे, इनकी दुआएं भी लगेंगी तुम्हें। अब अगला टारगेट है तुम्हारा, तुम सही है वैसे, तुम अच्छी जगह पे, तुम मेरे वाली सीट पे बैठे हो, नजर नहीं आया, करते हैं तुम्हारा भी नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, मैं सारी जिंदगी ऐसी सीट पे बैठता हूँ, आखिर मुझे सही नजर आता था। जब कोई बच्चा कहता था ना क्लास में से नजर नहीं आ रहा, तो मेरे उस्ताद एक अभी भी हैं, अल्लाह उनकी उम्र बरकत है, वो कहते थे कि यार या तो मौलवी साहब के अखां का इलाज कराइए, तो या फिर ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾ करा लीजिए। मैं उनसे पीछे बैठ के सही देख रहा होता था ना। अच्छा अच्छा जी इधर देखें, पता है मुझे टाइम्स में आता है, यहाँ पे मैंने आंसर लिखना है, इसलिए ज़रा इसको मिटा देते हैं और रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये सवाल ज़बानी करके देखते हैं, जहाँ पे समझ ना आए ना वहाँ पे बेशक अप्लाई, जहाँ पे ना कुछ चीज़ अगर कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स लगे ना, वहाँ पे ये डाटा अज्यूम किया हुआ है ना, ऐसा कोई डाटा पर्चे में अज्यूम करके 2-4 फिगर्स ही होती है ना, कर भी सकते हैं, लेकिन जो मुश्किल लगे उसकी केस में, ठीक है ना। अच्छा अब एपीवैक लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू टेक सम, भाई नजर आ रहा है एंड वाले भाई, अभी सही है, गुजारा हो जाएगा, मैं पहली लाइन भी ऊपर ले जाऊंगा अभी, ठीक है ना, पहले पढ़ लें। एपीवैक लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू टेक सम ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ड्यूरिंग लास्ट वीक ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 21 इन ऑर्डर टू शो बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब कहता है जी उन्होंने क्या सोचा है, उन्होंने सोचा है पे बैलेंस ऑफ अ मेजर सप्लायर फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड अवेल 5% डिस्काउंट। अच्छा इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है वैसे, अब ये 5% डिस्काउंट वैसे तो सेटलमेंट डिस्काउंट ही है ना, बोलो सप्लायर को फटाफट पैसे दिए हैं, क्यों, ताकि डिस्काउंट रिसीव इनकम हम बुक कर सकें, ऐसा ही है ना। ऊपर लिख लेते हैं ताकि नीचे कुछ और लिखने की जगह हो तो जी। ये कौन सा क्या चीज़ है जी, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, लेकिन हमने उसूल बदल लिया, आज हमने इसी को क्या कर देना है परचेज में, हाँ परचेज को करना है क्रेडिट यानी कम, बस अब ये चीज़ हमारे जहन में रहे कि परचेज ने क्या होना है क्रेडिट यानी कम, ठीक है। अच्छा अब परचेज ने कम होना है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमने क्रेडिटर को कम किया है और एक और लायबिलिटी सर ले ली है, सेम अमाउंट है या डिफरेंट है, ये यहां से समझो, ये बैंक ओवरड्राफ्ट था, ये क्रेडिटर था। मिसाल के तौर पे मैंने कहा जी कि बैंक से लोन लेता हूं और क्रेडिटर को पे कर देता हूं, क्रेडिटर 100 से कम हुआ, बोलो बैंक से कितने पैसे लिए, 100 नहीं ना लिए, यही तो बात समझाना चाह रहा था। अगर 10% वैसे ही 10% 5% है, अच्छा 95 कर देता हूँ यार, कोई बात नहीं थी यार, माफ कर देते यार, ये बात समझ आई अब। उसने क्या कहा, उसने कहा हमने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है पे करने के लिए क्रेडिटर को,
ताकि 5% डिस्काउंट मिले। मतलब 100 की लायबिलिटी थी, 95 रुपए जाकर पे करने थे ना, तो वो कैश से निकाले नहीं हमने, बल्कि बैंक से उधार ले लिया। तो एक लायबिलिटी कम हुई, दूसरी बढ़ गई। लेकिन जो लायबिलिटी बढ़ी वो बैंक से 95 लिया, जाकर उसको पकड़ा दी, उसे कहा तुमने 5 तुम्हें माफ कर दिया, और 100 से हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि करंट लायबिलिटी में नेट में 5 रुपए की कमी है। 100 से कम हुई, 95 से बढ़ी, तो नेट में 5 से। अच्छा, अब करंट रेशो हो या क्विक रेशो हो, डिनोमिनेटर में क्या पड़ता है? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी नेट में कितने से कम हो गई? नेट में 5 से कम हुई है। 5 से कैसे लिखूं, डिक्रीज लिखूं या वैसे? 5 से डिक्रीज, 5 से कम। ठीक है, एरो का निशान तुम लगा लेना बेटा जी, सही है। 5 से नेट में, नेट में 5 से कम नेट में। ओके, डन हो गया। ये है पूरी बात। बस दो चीजें इसके अंदर, अब दो चीजें इसके अंदर डिफरेंट रेशोज है ना, मैंने कहा सारी की एक ही बार बात कर दें। पहली बात क्या आई हमारे सामने आई है कि परचेजेस को हमने, अब मिसाल जब ले ही ली है 5 रुपए, तो चलो 5 ही सोच लेंगे ना, वो कोई भी फिगर यार 1 रुपए से भी कम हो रेशन तो फर्क पड़ जाना है। ठीक है ना। अब क्या क्या जी चेंज हो रहा है? एक तो परचेज ने कम होना है, ठीक है, और दूसरा करंट लायबिलिटीज ने 5 से कम होना है। बस यही मैक्सिमम है। अब हर रेशो को देखते जाते हैं और देखते जाएंगे कौन सी रेशो पे क्या असर पड़ना है। जहन के अंदर वो 4 उसूल है। ठीक है, अब सबसे पहले पड़ी है जी जीपी रेशो। जीपी रेशो ऐसी प्रॉब्लम कर रहा है बच्चों, थोड़ा सा और ऊपर कर दे यार मंसूर भाई। सुनो 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 बड़े ध्यान से, ये देखो वो सारी मेहनत का समरा मिलने का वक्त आ गया। ठीक है, सुने, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होती है जीपी ओवर सेल। जीपी ओवर सेल, ये जो डिस्काउंट हमें मिला है इसने किसको हिट करना है? परचेज को, सेल को तो नहीं करना। लेकिन परचेज कॉस्ट ऑफ सेल में बड़ी होती है। परचेज कम होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल भी कम होगी, कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी तो जीपी। अच्छा, अब जीपी ने बढ़ना है या कम होना है? जीपी न्यूमरेटर में पड़ा या डिनोमिनेटर में? एक मिनट, मेरे एक बच्चे को शायद समझ नहीं आई। हाँ, समझ आ रही तुम्हें? नहीं, वो पक्की बात है, कहीं खोए हो तुम ऐसे? बोर्ड पे तस्वीर तो नहीं नजर आ रही कोई? सुनो बात, सुनो, सवाल हो गया है, सवाल को दोबारा डिस्कस कर लूंगा, लेकिन अभी जरा हिम्मत करके सिर्फ 5 से 7 मिनट दे दो। ठीक है, मुझे ये बताओ कि ये सामने रखता हूं मैं, परचेज ने कम होना है तो परचेज कहां पड़ी होती है? कॉस्ट ऑफ सेल। परचेज कम होगी तो मतलब कॉस्ट ऑफ सेल भी, कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी तो जीपी। जीपी रेशो में जीपी न्यूमरेटर है कि डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशो, कम वाला तो कोई नहीं था। आसपास सुन लो, किसी ने कहा हो तो मुझे जरा निकाल के बाहर, और चल जा भाई, ये भी थक गया। इंक्रीज, ठीक है। अगली बात, अब जीपी रेशो बढ़ी है तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा ना। नेट प्रॉफिट रेशो में न्यूमरेटर है, सेल्स पे तो कोई असर पड़ा नहीं है। ठीक है, तो न्यूमरेटर बढ़ा तो इंक्रीज। नहीं समझ आई तो बंदा मानना, ड्रामे ना कर। नेक्स्ट करंट रेशो में करंट एसेट्स पे कोई असर पड़ा है? इससे हमने कैश से पेमेंट ही नहीं की, हमने तो बैंक से पैसे लिए और पे कर दिए, और वहां कहानी समझा आया हूं कि 100 की लायबिलिटी पे कर दी, लेकिन नई लायबिलिटी 95 की पड़ी, तो नेट में करंट लायबिलिटीज कम। करंट रेशो के अंदर करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी डिनोमिनेटर में है। अच्छा, अब एक बात सुनो, एक तरीका ये है
कि हर रेशो पे बैठ के डाटा ज्यूम करो और डाटा ज्यूम करके ये आंसर निकालो। आंसर घर पे बेशक निकाल लेना, यही निकलेंगे, ठीक है ना। आप कैलकुलेट करके देख लो, आप कैलकुलेट करोगे, आप कहोगे जी करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी जो थी वो 100 कितना था, 125 बटा 110 था, ठीक है ना। अब वो 125 के 125 ही पड़ा है और ये कितना हो गया 100, ये 100 तो पहले से था ना, 10 तो पहले से था ना, तो ये 105 हो गया, ठीक है ना। तो 125 डिवाइड बाय 110 था, वो 125 डिवाइड बाय 105 हो गया, तो आंसर वही आएगा जो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं। तो ये टाइम बचा रहा हूं आप लोगों का, ये जो उसूल लिखाया है ये आपका टाइम कई एमसीक्यूज में बच जाएगा। एमसीक्यूज के अंदर भी इसी तरह से होता है, डाटा ज्यूम करने की बजाय आप डायरेक्ट ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला रूल लगाएंगे। तसल्ली के लिए ना घर आजमा लेना हर रेशो को आज, अगर लगे तो उसके बाद फिर उनको याद कर लेना, ठीक है, सही है ना। अच्छा, तो कहां थे हम, करंट रेशो पे। हाँ भाई, करंट एसेट की जगह कायम है, करंट लायबिलिटी 5 से कम, डिनोमिनेटर कम हुआ तो रेशो बढ़ गई। कोई जरूरत नहीं है रेशोज निकालने की, उसूल ही पक्के बना लिए हमने, ठीक है। मैंने कोई बात कर दी थी ऐसी। बैंक पहले करंट लायबिलिटीज कितनी थी बेटा, 110, हमने एक 100 की लायबिलिटी पे की और 95 की ले ली, और तो अब कितनी, यहां पर सिफर हो गया, क्रेडिटर सिफर हो गए और 105 बैंक ओडी रह गए, तो यही कहा मैंने, ठीक है ना। अच्छा ओके, देता हूं ब्रेक, देता हूं, लग गई समझ मुझे। अच्छा सुनिए जी, स्टॉक टर्नओवर। अच्छा देखो देखो, स्टॉक टर्नओवर में दो कौन कौन सी चीजें थी, नहीं बच सके। स्टॉक पे तो कोई असर नहीं है इसका, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल पे तो है। अब जरा ध्यान से सोचना है, ध्यान से, परचेज कम हुई है तो कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई है, जीपी बढ़ा था, ठीक है ना, यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल पड़ी है इस रेशो में, ठीक है। तो भाई देखो, स्टॉक टर्नओवर की क्या क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल ओवर स्टॉक। अब परचेजेस बढ़ी हैं कम हुई हैं, क्रेडिट कम हुई है, परचेज कम हुई है तो कॉस्ट ऑफ सेल भी कम हुई। कॉस्ट ऑफ सेल कहां पड़ी है इस रेशो में, न्यूमरेटर अगर कम होगा तो रेशो भी कम होगी। आजमाना है तो आजमा लो, चेक करो, चेक करो। 5 रुपए अज्यूम किया ना हमने, 5 रुपए डिस्काउंट, ठीक है, तो 285 बटा 50 करो, कर लो, आजमा लो। हाँ कम हो गई ना, अब कौन आजमाने के ऊपर टाइम लगाए भाई, चेक कर लो। 5 रुपए से ही कॉस्ट ऑफ सेल ने कम होना है ना, तो 5 में से कम करो, 290 पे 285 हो जाएगी, 285 बटा 50 करोगे तो ये रेशो, तो कौन आजमाए भाई, बस पता लग गया। न्यूमरेटर क्या हो रहा है, कम, न्यूमरेटर कम हो रहा है तो रेशो भी कोई कम नहीं, दोनों डिक्रीज। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट नहीं बच पाए इससे भी, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट हिट हुआ पड़ा है, ठीक है ना। पीबीआईटी ओवर एसेट्स है, अब पीबीआईटी बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो रेशो बढ़ेगी। कितनी जल्दी हो जाएगा ये सवाल, ये तो सोचा भी नहीं था। ये आखिरी दिन क्यों सवाल कर, बिल्ली को दरख्त पे चढ़ना आखिरी दिन सिखाया, पहले से सिखाया तो आप लोग आ जाते, ठीक है। तो इस तरह के काम हैं आज और कल, तो करोगे छुट्टी कल। क्विक रेशो करंट एसेट माइनस, उसको छोड़ो, वो तो वही रहना है। करंट एसेट में कोई चेंज नहीं आई थी, नीचे करंट लायबिलिटीज कम हुई थी, तो करंट लायबिलिटीज डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर कम होगा तो रेशो, आजमाना हो तो आजमा लेना, ठीक है। अगला पॉइंट 2, कुछ हमारा स्टॉक ऐसा था जो स्लो चलता था, मतलब बिकता नहीं था। स्लो मूविंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्लो चलता है मतलब। हम गए दुकान पे तो कुछ स्टॉक ऐसा आहिस्ता चल रहा है, बीमार स्टॉक है, स्लो मूविंग का मतलब है कि वो बिकता, कम बिकता है या बहुत देर से बिकता है। तो हमने कहा यार इससे जान छुड़ाओ, नया स्टॉक लें, जगह भी खाली करें, पैसे भी फंसे हुए हैं, तो जितनी कॉस्ट थी नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेच दिया हमने, ठीक है ना। जितने का खरीदा था उतने का बेच दिया। स्लो मूविंग स्टॉक बेचने का सोच रहे हैं, ऐसी बात है, वो सोच रहे हैं कि ये काम करने हैं, ठीक है ना।
तो फिर हमसे पूछ रहे थे कि क्या क्या होना है, तो हम बता रहे हैं अब क्या क्या होना है। ठीक है जी। सेल स्लो मूविंग स्टॉक आइटम एट अ प्राइस इक्वल टू कॉस्ट। मिसाल के तौर पे कौन सा कलर, ये तो नजर ही नहीं आएगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे वो कह रहा है जी कि हमने एक स्टॉक का आइटम बेचा है, जितनी कॉस्ट थी वही उसकी सेलिंग प्राइस। यानी अगर मिसाल मैं लूं कि 50 रुपए की वो चीज़ थी, तो 50 रुपए की बिक गई, 50 ही उसकी कॉस्ट ऑफ सेल थी। ठीक है, अब 50 ही कॉस्ट ऑफ सेल थी, यही मतलब है ना। अब जीपी रेशो जो है उस पर कोई असर इसका नहीं होगा। चेक करना है तो कर लो। प्रॉफिट पे कमाते हैं ना, प्रॉफिट पे कोई चेंज फिर भी कुछ सोचते, ठीक है। जीपी रेशो पे क्या चेंज आना है, जितने की चीज थी उतने की बेच दी, नो गेन। चेक करें, प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, ये चीज जीपी रेशो में चेंज नहीं आ रहा, जीपी में चेंज नहीं आ रहा, लेकिन जीपी रेशो तो बदल रही है ना। सेल की अमाउंट तो बढ़ गई। आजमा के देख लेते हैं यार, परेशान क्यों होते हो। ये अभी निकाला ना हमने 210/500, ठीक है। अब जरा आंसर बताओ क्या हो जाएगा। 550 में से 290 जमा 50 निकालो, 290 में 50 जमा करो, कितना बनता है 340। 340 तो बताओ ना बेटा, 290 जमा 50 कितना होता है। 550 में से 340 माइनस करें, 210। अब जीपी सेम रहा, लेकिन जीपी ने जब सेल से डिवाइड होना है तो सेल बढ़ चुकी है। जीपी रेशो क्यों सेम, जीपी क्यों सेम रहा, जितना इधर ऐड हुआ उतना इधर ऐड हुआ, तो जीपी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बात समझ आई। तो मसला ये है कि जीपी ओवर सेल जब करना है तो सेल तो 550 हो गई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब सेल क्या हो गई, 210/, ठीक है। ये मैंने वैसे समझा दिया क्योंकि आपको ना, आपको वैसे समझ नहीं आ रही थी। अब अपने उसूल पे चलते हैं, अपने उसूल पे चलते हैं। जीपी रेशो में जीपी ओवर सेल होती है, जीपी पे कोई चेंज नहीं आना, क्योंकि जितनी सेल थी उतनी कॉस्ट थी। ग्रॉस प्रॉफिट जितना एक प्लस में हुआ ऐड, उतना माइनस वाले में हो गया ऐड, तो जीपी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब न्यूमरेटर सेम रहा, लेकिन सेल तो बढ़ गई, डिनोमिनेटर बढ़ गया। डिनोमिनेटर बढ़े तो रेशो कम होती है। तो कहीं फंस जाओ तो ऐसे अज्यूम करके फिगर भी चल सकते हो, लेकिन उसूल फिर भी बचा सकता था आपको, थोड़ा सा सोच लेते तो, ठीक है। चलो, अब मेरे ख्याल में थक गए हैं बच्चे, तो नहीं थके। ऐसा है अभी 15 से 20 मिनट की ब्रेक करते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन कंटिन्यू करूंगा मैं, ठीक है। ब्रेक के अंदर जिन बच्चों को जो नहीं थके वो ब्रेक के अंदर बैठ के इसको पूरा करें, ठीक है। और जो थक गए हैं वो वापस आएं और फिर हमारे साथ मिलके पूरा करें इसको, ठीक है। काम काफ़ी है वैसे तो ऐसा करो कि 50 मिनट पे 5, 10, 15, 20 मिनट काफ़ी है। ये सवाल बच्चे कह रहे हैं पूरा करवा के ब्रेक करें। ओके जी, प्लीज प्लीज प्लीज। जॉन भी था, मेरे दिल की बात कह गया। जॉन था, 3-4 बच्चे थे, ठीक है ना। अच्छा ना यार, इसे जान, रेशो एक साइड पे लग जाएगा, फिर आगे कुछ और भी करना है, ऐसा तो 3 दिन लगे रहेंगे हम। मेरी तो तसल्ली जब तक ये चीज़ें नहीं होनी थी, मैंने रेशो की तसल्ली मेरी नहीं होनी थी। ऐसे ही हर टॉपिक के अंदर मुझे कुछ भी मसाइल होंगे, तो प्लीज। अच्छा जी, सेकंड। अब ये देखो सामने हमारे क्या है जी, कि जी सेल भी सेम अमाउंट से बड़ी, कॉस्ट ऑफ सेल भी, तो जीपी तो सेम रहा। जीपी सेम है लेकिन सेल बढ़ गई है, जीपी ओवर सेल, तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट,
नेट प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा भाई? नेट प्रॉफिट भी, नेट प्रॉफिट सेम रहेगा। एक मिनट जी, एक अर्ज सुन लें। सेल बढ़ी है, मैंने माना, क्या जीपी चेंज हुआ था? तो जीपी तो वही आ रहा है, नीचे एक्सपेंसेस वही हैं, तो नेट प्रॉफिट तो सेम है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट सेम था वैसे ही नेट प्रॉफिट, मैं नेट प्रॉफिट रेशियो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं ग्रॉस प्रॉफिट सेम था तो नेट प्रॉफिट भी सेम होगा। नेट प्रॉफिट रेशियो की तो बात ही नहीं की मैंने, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट सेम है लेकिन सेल बढ़ गई है, तो नेट प्रॉफिट ओवर सेल रेशियो, डिनोमिनेटर बढ़ गया, रेशियो विल कम, रेशियो विल कम हो। अच्छा, नेक्स्ट करंट वाली रेशियो, तो कैश आ भी तो गया। आपको नहीं उधार भेजा तो डेटर आ गया, लेकिन अज्यूम करेंगे कैश भी बेची है, ठीक है भाई, क्या कह रहे हैं भाई, 50 रुपए की चीज बेची है तो 50 रुपए से इन्वेंट्री कम हो गई, लेकिन कैश भी तो 50 से बढ़ गया, ठीक है। नहीं 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 नहीं, न्यूमिरेटर में ही 50, हमारी एग्जांपल में 50 की चीज हमने बेची है ना, एग्जांपल मैंने जो ले ली 50 से, चल यार एग्जांपल पे आ जा, तू परेशान हो रहा है, आ जा, थक गया तू, मुझे पता है कुछ नहीं होता। 50 से इन्वेंट्री, चलो सिर्फ इत्तेफाक से 50 ही पड़ी थी, एक ही चीज, ये एक ही स्टॉक का आइटम 10 लोगों में बेच दिया, सिफर हो गई इन्वेंट्री, नीचे 50 ऐड हो गया कैश में, कैश 85 हो गया, डेटर 30 पड़े थे, तो टोटल वही 125। अब बोलो कोई फर्क पड़ा करंट एसेट्स में? नेट में कोई फर्क पड़ा है मंसूर? नहीं पड़ा, किसी और को लग रहा हो कि फर्क पड़ा है? इधर देखो ना, हम कह रहे हैं जी हमारी इन्वेंट्री का ये आइटम था 50 रुपए का, बिक गया, तो इन्वेंट्री तो अब नहीं न रही, और कैश में या डेटर में जो भी बढ़ाओगे एक साइड बढ़ी जानी है, तो मैं कहता हूं जी कैश में हमने बेचा था तो 50 से कैश बढ़ गया, तो ये कितना हो गया 85। अब 85 और 30 वही 125 जो पहले 125 था, तो करंट एसेट जितने पहले थे उतने ही अब हैं, और करंट लायबिलिटीज में तो इसने कोई असर डाला ही नहीं था, तो इस चेंज का करंट रेशियो पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। नो इफेक्ट वाले भी तो थे ना, समझ आया ये? चलो, स्टॉक टर्नओवर में कॉस्ट ऑफ सेल पड़ी है, और अब टेक्निकल हो रही बात, स्टॉक टर्नओवर में ध्यान से सुनना, कॉस्ट ऑफ सेल है और स्टॉक टर्नओवर में स्टॉक डिनोमिनेटर में है, कॉस्ट ऑफ सेल न्यूमिरेटर में। इसके लिए शायद मुझे वर्किंग पे जाना भी पड़े। बहरहाल कॉस्ट ऑफ सेल में 50 रुपए ऐड हुए और स्टॉक में से 50 रुपए कम हुए, ये तो बड़ा आसान काम हो गया, सेम तो नहीं है, डबल इम्पैक्ट तो नहीं है। सुनो 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 सुनो, कॉस्ट ऑफ सेल 50 से बढ़ रही है, स्टॉक 50 से कम हो रहा है, तो फिर तो न्यूमिरेटर बढ़ रहा है ना, न्यूमिरेटर बढ़ नहीं रहा। चलो चेक करो, अगले 3 निकालो पहले आप, ऐसे तो नहीं चलना, वैसे थक गए हो ना आप लोग। आपके सामने ये एग्जाम्पल भी, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ये ले, ये यार 95 होगा तो 125 बनेगा ना, तो गलत लिख दिया, सही कर देता हूं मैं, लिख में मिटा ही देता हूं, वो 95 होगा तो 125 बनेगा ना। हाँ जी बच्चों, भाई एक करके तो फिर मुझे रुक के बताते जाएं, ठीक है। अच्छा, इन्वेंट्री का, ये इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल ओवर इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही है, इन्वेंट्री कम हो रही है, तो उलट है ना, मतलब न्यूमिरेटर बढ़ रहा है, और उल्टा डबल डबल बढ़ रहा है ना, कि वो बढ़ भी रहा है और डिनोमिनेटर कम भी हो रहा है, तो दोनों का इंपैक्ट सेम ही है। न्यूमिरेटर का बढ़ना
या डिनोमिनेटर का कम होना ये रेशियो को बढ़ा देगा। अगर नहीं समझ आई तो अज्यूम कर लो 50 कॉस्ट ऑफ सेल में एडेड है, इसको 290 जमा 50 कर लो और इन्वेंट्री में से 50 माइनस होकर 0 हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए रेशियो क्या हो जाएगी, वो इत्तेफाक से मेरी इन्वेंट्री 50 ही पड़ी थी, मैंने अज्यूम 50 कर लिया तो 0 हो गई है, ठीक है। तो भाई क्या करेंगे, चलो नेक्स्ट देखें जल्दी से। अब जी क्या प्रॉफिट पे कोई असर पड़ा था, ग्रॉस प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट पे कोई असर पड़ा था? नहीं पड़ा था। जीपी रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो तो चेंज हुई थी, पर हमारा, अच्छा थोड़े पहले बच्चे ने कहा हमने अभी तक पढ़ा ही क्या है, मुझे बड़ा दुख हुआ यार, अभी तक हमने पढ़ा ही कुछ नहीं यार, ये कैसे कह लिया तुमने? अच्छा सुने, प्लीज प्लीज वापस आए यार, जब मैंने कह दिया चुप कर जाना तो चुप कर जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, क्या ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा? थोड़ी देर पहले आजमा चुके हैं, देख चुके हैं, सामने ही पड़ा है, बार बार दिखाना पड़ता है। जीपी 210 ही है, नेट प्रॉफिट 100 ही है, तो प्रॉफिट पे कोई असर नहीं पड़ा। तो पीबीआईटी भी तो इसी में ही पड़ा है ना कहीं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सब कुछ यहीं पे ही है। तो प्रॉफिट में कोई असर नहीं पड़ा और फिक्स एसेट की तरफ तो कहानी गई ही नहीं। तो ना न्यूमरेटर में कोई चेंज है, ना डिनोमिनेटर में कोई चेंज है, तो नो इफेक्ट। जी उसके बाद आखिरी रेशो कौन सी है, कविक रेशो। कविक रेशो को क्या हुआ है, मेरी एग्जांपल के अंदर 50 कैश बढ़ गया, बोलो करंट एसेट में 50 बढ़ा है तो 50 कम हो गया। बेटा इन्वेंट्री माइनस कर भी दो तो पहले नीचे वो फिगर भी तो बढ़ गई ना उस हिसाब से ही, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि जितने से एक अमाउंट बढ़ रही, हाँ बात उसकी सही है वैसे एक हिसाब से, वो कह रहा है कि जी क्विक एसेट्स के अंदर तो इन्वेंट्री नहीं रहनी, बात बच्चे ने बारीक कर दी है, वैसे मैं नहीं सोच रहा था ऐसे। क्या कह रहा है वो, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री करते हैं ना। अब करंट एसेट्स के अंदर 50 रुपए बढ़ गए हैं, कैश हो चाहे डेटर हो, और इन्वेंट्री सिफर हो गई है, ठीक है ना। अब इन्वेंट्री जो माइनस होनी थी वो तो माइनस हो ही नहीं रही, तो करंट एसेट्स तो बढ़ गए 50, सही तो कह रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं हर बार मैं ही सही हूँ। तो 50 से न्यूमरेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर पे कोई असर नहीं पड़ा, तो फिर न्यूमरेटर बढ़ने से रेशो किधर गया, लास्ट नॉर्मल क्लास ही नजर आ जाती है बार बार जी, इन करीज। हाँ जी थर्ड, ओके जी ब्रेक करते हैं, 15 मिनट के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। सुन लें प्लीज, सुन लें इधर, ये लास्ट नॉर्मल क्लास ए हमारी कंक्लूड हो गई है, इसको आप अपलोड करवा दें, ठीक है ना। तो बी जो है, हाँ मैं लिखने देता हूँ, बी जो है अब इसके बाद शुरू करते हैं, बंद कर दें अमर भाई।